हैं? इसका मतलब क्या है? आप जहां पे भी विष्णु जी को देखते हैं तो लक्ष्मी जी उनके चरण के पास होती हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि लक्ष्मी जी जब तक विष्णु की सेवा में लगी रहती हैं तब तक लक्ष्मी जी उपस्थित रहती हैं। अगर लक्ष्मी जी को विष्णु जी की सेवा में आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? विष्णु जी भी आपको प्राप्त नहीं होने वाले। ये क्लियर हो गया? आप लोगों को बात समझ में आई बच्चों? तो लक्ष्मी और विष्णु को अलग नहीं किया जाता है। दिवाली में क्या होता है? आप लोग देखते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी को एक साथ बैठा दिया जाता है। कहीं पे शास्त्रों में इस तरीके का कोई वर्णन नहीं आता है। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु जी के चरणों के पास होती हैं, उनके चरणों की दासी होती हैं। और हमारे को लक्ष्मी जी की मदद पूरी तरह से लेनी है। ठीक है बच्चों, आप लोग मेरे साथ हो और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मुस्कुराते रहो और मुझे मालूम पड़े ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। देखिए, लक्ष्मी जी के बारे में जो बोला जाता है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हो बच्चा, शाबाश। देखो, लक्ष्मी जी के मतलब हम लोग को ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का मतलब होता है धन। ये जो विवरण है और ये जो हमें उल्लेख किया जाता है ये एकदम गलत है। लक्ष्मी का मतलब धन नहीं होता है, लक्ष्मी का मतलब धन भी होता है। तो आप जो इतनी सारी पेंटिंग देख रहे हैं ये सारी अलग अलग लक्ष्मी की हैं। एक आदि लक्ष्मी जी हैं, उनके बारे में आपको मैं ज्ञान बताऊंगा। इन सब लक्ष्मियों के बारे में आपका जानना जरूरी क्यों है? ताकि आप विस्तार रूप से समझ सकें कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है। लक्ष्मी का अर्थ समझेंगे तो आपके अंदर जो लक्ष्मी के जो गुण हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। जब लक्ष्मी के आपके अंदर गुण जब आ जाएंगे तो आप लक्ष्मी प्राप्त कर पाएंगे और लक्ष्मी को विष्णु के और कृष्णा के सेवा में लगा पाएंगे। हम लोगों के हमारे माता पिताओं ने एक गलत धारणा दे रखी है लक्ष्मी के बारे में। आदि लक्ष्मी का क्या मतलब है? आदि लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी है जो कि एक हमें एक सरल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ठीक है, मैं आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप हो सके तो नोट भी जरूर कीजिएगा। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कहीं पे उठ के मत जाएं, बैठे रहें। धन लक्ष्मी का मतलब क्या है? धन लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि खर्चा करना। लक्ष्मी का मतलब है कि आप धन का आदर करें, धन का आदर करें और उसको वेस्ट ना करें। एक है धन्य लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी का क्या मतलब है? धन्य लक्ष्मी का मतलब है वो लक्ष्मी जो कि हमारे खाद्य पदार्थ मतलब खाने पीने की चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको कहते हैं धन्य लक्ष्मी। इसलिए आपने देखा होगा अपनी मम्मी पापा कहते हैं ना, खाने को वेस्ट मत करो, आप लगता है। तो धन्य लक्ष्मी जो है वो रूठ जाती हैं अगर हम खाने का हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक है गजा लक्ष्मी। गजा लक्ष्मी क्या है? जो कि हमारे शारीरिक शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं है तो एक किस्म से लक्ष्मी तो हो गई, विफल हो गई ना, लक्ष्मी तो नहीं रही ना। और गजा लक्ष्मी का क्या है? वो शारीरिक शक्ति के अलावा जानवरों के साथ भी जुड़ी है। यानी कि आपको जानवरों का भी क्या करना है? उनके साथ भी प्रेम करना है, उनके साथ उनकी इज्जत करनी है, उनको रिस्पेक्ट देना। यह है गजा लक्ष्मी के गुण। एक है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी क्या है? यानी कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का परवरिश ठीक तरह से करें। संतान यानी संस्कार से शुरू होता है ये शब्द। सन सन यानी संस्कार। जिसको संस्कार दिए जाए वही संतान है, जिसको संस्कार ना दिए जाए वो संतान ना के बराबर है। तो जहां पे संस्कार दिए गए हैं वहीं पे लक्ष्मी जी होती हैं। तो ये भी गुण है। तो ये जो माता पिता जो आपको संस्कार देते हैं उसको आप लोग प्रेरित करके लीजिए। और रामायण से, महाभारत से, भगवत गीता से, भागवत महापुराण से, अलग अलग जगहों से इन संस्कारों को अपने अंदर इसकी पूंजी करें। विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी यानी कि क्या? विजय मतलब लक्ष्मी मतलब ये नहीं कि भाई जो विजय हो, नहीं। विजय लक्ष्मी यानी कि आप जो भी करें, विजय लक्ष्मी सिखाती हैं आप जो भी करें उसको आप प्रॉपर इसके साथ प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ करें। प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, प्रॉपर टाइम टेबल, ये विजय लक्ष्मी ये सिखाती हैं। बिना प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन से बाकी सारा चीजें शून्य हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें लक्ष्मी जी को समझना जरूरी है। एक है विद्या लक्ष्मी, जैसे हम कहते हैं सरस्वती जी हैं।
तो विद्या लक्ष्मी का क्या है? सबसे बड़ी विद्या जो है, सबसे बड़ा जो धन है, वो है विद्या लक्ष्मी। यानी कि ग्रेटेस्ट वेल्थ वही है जो कि विद्या लक्ष्मी है, सबसे ग्रेटेस्ट। आज की तारीख में आप देखें, जब भी आज से 50 साल पहले, 30 साल, 40 साल पहले कंप्यूटर आया था, जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखे वो आगे आगे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जिन लोगों के फाइनेंस की नॉलेज है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज की तारीख में जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यानी कि लक्ष्मी को, धन को अलग से नहीं लिया जा सकता है। लक्ष्मी को, लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों के साथ जोड़ के, उनके गुणों को जोड़ के दिया जाता है। और आठवीं लक्ष्मी है ऐश्वर्य लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी कौन है? वो लक्ष्मी है जो कि आपको नम्रता सिखाती है। आपके पास धन हो जाता है, आपके पास ज्ञान हो जाता है, आपके पास सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपके पास नम्रता नहीं है। नम्रता मतलब ह्यूमिलिटी, सबके साथ प्रेम से बात करना, सबके साथ आदर के साथ बात करना, तो आपको ऐश्वर्य लक्ष्मी नहीं मिलेगी। ऐश्वर्य लक्ष्मी रहेगी तो विद्या लक्ष्मी रहेगी, विद्या लक्ष्मी रहेगी तो विजय लक्ष्मी रहेगी। ये सारी सिर्फ लक्ष्मियां जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी का एक लोन का पैकेज भी है। vidyalakshmi.com आप जाएंगे तो वहां पे अगर आपको लोन चाहिए है पढ़ने के लिए, एजुकेशन लोन चाहिए, तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। विद्या विद्या लक्ष्मी के नाम पे एक .com है। हम लोग आदि लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे थे। आदि लक्ष्मी यानी कि जो सबसे शुरुआत वाली लक्ष्मी है उनको आदि लक्ष्मी कहते हैं। उनको महालक्ष्मी भी कहा जाता है। आप समझें, जो लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों में बैठी होती हैं उनको आदि लक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? सबसे पहली वाली लक्ष्मी क्योंकि जो लक्ष्मी की वजह से आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, वो है आदि लक्ष्मी। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी में जो भी कर रहे हैं, अगले 50 साल, 100 साल जो भी आप करेंगे, अगर आपने ईश्वर की प्राप्ति नहीं करी, यानी कि आदि लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं करी, तो आपका जीवन जो है विफल है। समझे बच्चों? आदि लक्ष्मी का क्या मतलब हुआ? यानी कि आपको ईश्वर प्राप्त होने चाहिए। धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने? इनका जो मेन प्रमुख ये है, वो धन का जो है, धन को एक किस्म से इस्तेमाल करना। किसके लिए इस्तेमाल करना? ताकि हम लोग धन को भगवान की सेवा में लगा सकें। ठीक है। धन्य लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी यानी कि वो लक्ष्मी जो मैंने आपको बताया, जो कि इसमें वो गुण होने चाहिए। आपको मैं 36 गुण बता रहा हूं जो कि आपको अ, खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की चीजों का आदर करना सिखाए, जिसको आप पूरी पवित्रता के साथ खाना बनाना सीखें। ये नहीं कि जोमेटो से मंगा लिया, ये नहीं कि पिज्जा मंगा लिया। अपने आप शुद्ध होके घर में खुद खाना बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और फिर उसको ग्रहण करें। इससे क्या रहेगा? बीमारियों से आप बचे रहेंगे। नहीं तो क्या रहेगा? बीमारियां आपके अंदर आती रहेंगी और कमजोर करती रहेंगी। ठीक है। और जो भी हमारे खेती करते हैं, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी आप हमेशा रिस्पेक्ट करें। ये है धन्य लक्ष्मी। ठीक है। यानी कि पूरी फूड इंडस्ट्री, पूरी फूड पाइपलाइन जो है वो इसके साथ जुड़ी है। गजा लक्ष्मी मैंने आपको बताया क्या? यानी कि शारीरिक बल। आपके अंदर शारीरिक बल नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई कार्य काम नहीं कर पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? आपके अंदर, आपके घर में लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। इसलिए पैसा, जो लोग कहते हैं हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, वो क्या है? एक नंबर के अव्वल मूर्ख हैं। एक नंबर के अव्वल मूर्ख हैं। तो गजा लक्ष्मी जो है वो ये बताती हैं, यानी कि आपके अंदर गज की तरह, यानी कि हाथी की तरह शक्ति होनी चाहिए। गजा लक्ष्मी हुआ। उसके बाद
संतान लक्ष्मी मैंने आपको बताया, यानी कि माता पिता को ध्यान रखना है कि बच्चों को प्रॉपर विद्या मिले, प्रॉपर शिक्षा मिले। और शिक्षा जो होती है संतान की, तन यानी कि संस्कार। अगर संस्कार बच्चों को आपने नहीं दिए तो आपने उनको जो भी पढ़ा लिया वो सब व्यस्त है, सब बेकार है, किसी तरीके से उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ना बच्चे को मिलेगा, ना माँ बाप को मिलेगा, ना ही सोसाइटी को मिलने वाला है, किसी को नहीं मिलने वाला है। वो सारा जो है लक्ष्मी है सारी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है संतान लक्ष्मी। उसके बाद विजया लक्ष्मी, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों, आप छोटे हो, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ करो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करो। डिसिप्लिन और प्लानिंग के बिना ना करो तो क्या होगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। दूसरों की बात नहीं सुनोगे, सिर्फ अपनी ही बात सुनोगे तो सब कुछ क्या होगा, विफल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने कान खुले रखो। भगवान ने दो कान दे रखे हैं और एक मुंह दे रखा है। दो कान इसलिए दे रखे हैं ताकि आप लोग दूसरों की बातों को सुनो, है ना। अपनी बात तो हमें मालूम ही है हमारे अंदर क्या बात है। ठीक है, ये हो गया। और ऐश्वर्य लक्ष्मी मैंने आपको बताया था, यानी कि नम्रता, ह्यूमिलिटी, अंदर नम्रता और ह्यूमिलिटी का गहना बांट के रखो। हमेशा नम्र रहो, किसी भी चीज के बारे में अपने आप को, आपको क्या नहीं होना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए। ये सारे जब गुण आ जाते हैं तब हमारे पास लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी रुकती हैं। नहीं तो लक्ष्मी जी आती नहीं है और चले जाती हैं। और आजकल की जो जनरेशन, जिनको पढ़ाई वढ़ाई के मामले में बहुत सारा कुछ मालूम है, उन्हें इंजीनियरिंग करी हुई है, उन्हें डॉक्टरी करी हुई है ना, उन्हें एमबीए किया हुआ है, लेकिन ये सारा ज्ञान नहीं है, तो उनका क्या होगा, जीवन जो है विफल हो जाएगा। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आएंगे और आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बेटा ध्यान यहाँ पे दो। और हो सके तो नोट करते रहो, आपस में बात मत करो, क्योंकि ये जो आपको लेक्चर मैं दे रहा हूँ ये आपको लेक्चर और कहीं मिलेगा नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है धन के बारे में? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब धन होता है वो छोटे से ही बड़ा होता है, छोटे से ही बड़ा होता है। जैसे कि एक आम का बीज होता है, वो जब आप डालते हैं तो छोटा होता है और धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है, और 100 साल तक वो आपको फल देता रहता है, छाया देता रहता है। उसी तरीके से बरगद का बीज होता है, उसकी तरह अलग अलग पेड़ होते हैं। तो बात ये है, आज की तारीख में चाहे आपके पास एक भी पैसा ना हो, लेकिन आपको जब भी शुरुआत करनी है तो छोटे से ही स्टार्ट करनी है, समझे। और छोटे से ही याद करना, एक बीज जैसे बड़ा होता है, पेड़ बन जाता है, वैसे ही ये धन भी इस तरीके से बड़ा होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक मूल चीज बता रहा हूँ धन के बारे में। बहुत सीधी सी छोटी सी चीज है, पर मूल चीज क्या है? मूल चीज ये है कि आपके जितने खर्चे हैं, हमेशा याद रखो, आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, परिवार के जितने भी खर्चे हैं उसको हमेशा आमदन से कम रखो। अगर आप अपने खर्चों को लिख के नहीं रखोगे, अपने खर्चों को नहीं लिख के रखोगे, आपके मम्मी पापा खर्चों को लिख के नहीं रखोगे, तो क्या होगा, चाहे आप करोड़ों कमा लो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा खर्चा जो है कम करना है, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आमदन जो होती है हमारी कम होती है। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपके घर की आमदन 20,000 25,000 है, तो हमें अपने खर्चे कम रखने हैं, 15,000 20,000 रखने से ज्यादा नहीं रखने हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि भाई मैं खर्चे ज्यादा करूंगा और आमदन कम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल। दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी जरूरत और एक चीज होती है हमारी इच्छा। एक होती है जरूरत और एक होती है हमारी इच्छा। हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो हमारा उससे पेट भर जाता है, वो हो गई जरूरत। और हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो क्या होता है, आइसक्रीम खाते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमारी होती है, क्या होती है, इच्छा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन समझो
कि एक आइसक्रीम जो आती है 50 रुपए की आती है, 100 रुपए की आती है, और जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं वो 10, 15, 20 रुपए में खाना बन जाता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हमारी इच्छा क्या है और जरूरत क्या है। तो जरूरत पे फोकस पहले करो, इच्छा को बाद में रखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दो किस्म की घड़ियां दिखाई हैं। एक घड़ी जो है वो 150 रुपए की घड़ी है, दूसरी घड़ी जो है वो 10,000 की घड़ी है। टाइम तो दोनों दिखा रही हैं। तो हमारी जरूरत क्या है? टाइम। वो 150 रुपए की घड़ी बता सकती है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि हम 10,000 रुपए की घड़ी खरीदें। अगर आपने वो 10,000 की घड़ी खरीदे बिना आपने 150 रुपए की घड़ी खरीदी है, तो आपके पास जो पैसे 9,500 रुपए बच गए, उसको आप अगर गुल्लक में डालते हो या कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, तो वो जैसे मैंने आपको कहा था, एक बीज होता है, छोटा सा बीज, वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो वो जी है, बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? सुंदर, रजनी, समझ में आ रहा है? सत्यवती, आपको सबको समझ में आ रहा है? आकृति, राधिका, शाबाश बेटा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। विधि, विजय लक्ष्मी, शाबाश बेटा, आपने थम्स अप भी किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, हो गया बेटा, थम्स अप हो गया। आप ध्यान दो, अपना पेन हाथ में रखो, पेंसिल हाथ में रखो, और सुनो। अब पॉकेट मनी के बारे में समझना जरूरी है बेटा। देखो बेटा, क्या पॉकेट मनी जरूरी है? मैं कहूंगा कोई जरूरी नहीं है पॉकेट मनी, लेकिन आप कहेंगे नहीं पॉकेट मनी जरूरी है। देखो, मेरे को बचपन में कभी भी पॉकेट मनी नहीं मिली, लेकिन मेरे को कभी पैसे की भी कमी हुई नहीं। मेरे मम्मी पापा ने कहा था, देखो ये अलमारी में पैसे पड़े हैं, आपको जितने पैसे लेने हैं आप ले लीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, बस आप लिख देना कि आपको किस चीज के लिए पैसे चाहिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं। और ये याद रखना कि अगर आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो नहीं, आपको प्यार नहीं करते हैं। आपके पॉकेट मनी तो बहुत बहुत छोटी चीज है। आपके मम्मी पापा ने आप लोगों के लिए जो किया है, माता पिता ने जो किया और जो करते रहे हैं, वो पॉकेट मनी के मुकाबले में लाखों गुना बड़ा है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे को पॉकेट मनी कम मिला है, ज्यादा मिला है या नहीं मिला है, तो इसका मतलब कुछ और है। क्योंकि क्या होता है, जब पॉकेट मनी आपको मिल जाता है, तो आपको लगता है कि अब मैं इससे जो भी करना चाहूँ कर सकती हूँ, या जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उसमें क्या होता है, कई बार हम लोग उस पॉकेट मनी का गलत प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, अभी हम छोटे हैं। अब छोटे होने की वजह से हमें मालूम नहीं होता है कि किस चीज के में हमें पॉकेट मनी को इस्तेमाल करना है और किस चीज से पॉकेट मनी को इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी मत सोचना कि पॉकेट मनी जो है, ये पॉकेट मनी जो है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बाहर से आया हुआ है। लेकिन हम लोग पॉकेट मनी के बारे कुछ सीखेंगे। उसको, अगर हमें पॉकेट मनी मिलता है तो किस तरीके से हम लोग उसको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेके किस तरीके से हम लोग उसको करेंगे। हमें ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमें उसको हमेशा सारा खर्च नहीं करना है, उसको हमें किस तरीके से बचाना है ना? वो चीज हमें देखना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, जो पॉकेट मनी मिलता है उसके हमें उसके 3 हिस्से करने चाहिए, है ना? 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा है जो कि हम सोचते हैं कि हम उसको खर्च करेंगे। दूसरा हिस्सा है जो कि हम सोचेंगे कि जिसको हमें उसको बचा के रखना है। और तीसरा हिस्सा है जो कि हम किसी को शेयर करेंगे, शेयर करेंगे। 3 हिस्से हो गए, ठीक है? जो पहला हिस्सा हुआ, जैसे कि जिसको हम उसको स्पेंड करेंगे, है ना, यानी कि खर्च करेंगे। कैसे खर्च कर सकते हैं? जैसे हमें हमेशा, या जैसे कि कुछ आपने समझ लो कि कृष्णा बुक खरीदनी है आपको, आपको गोविंदा में खाना खाने के लिए जाना है, या कोई आपको कृष्णा के टॉयज लेने हैं, तो ये आप पैसा जमा करके रख सकते हो। दूसरा है कि आपने उसको सेव किया। ठीक है, सेव कैसे किया? जैसे कि आपने सोचा कि हाँ भाई, मेरे को बड़े बिगर गोल्स हैं, मेरे को धाम जाना है, मेरे को या ड्रेस राधा रानी के लिए लेनी
है ना, इस तरीके से। और शेयर का क्या है, शेयर यानी कि आपने सोचा कि हाँ भी इस बार जन्माष्टमी होगी तो इसमें मैं इतने पैसे मैं इसमें दान करूंगी। इस तरीके से हमें अपने पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, या आप गुल्लक देख रहे हैं? हाँ, आप लोगों के पास गुल्लक होगी, इस तरीके से आप चाहें तो एक गुल्लक से ही काम कर सकते हैं या 3 गुल्लक बना सकते हैं। तो अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप भी खुश रहेंगे, आपकी आदतें भी अच्छी रहेंगी और लक्ष्मी जी भी खुश हो जाएंगी। ठीक है, चाहे आप दिन के 1 रुपए बचाएं या दिन के 10 रुपए बचाएं या दिन के 100 रुपए बचाएं, सेविंग इज सेविंग। और इससे आपके पैसे जो हैं कल, आज छोटे छोटे पैसे जो हैं कल बहुत बड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग छोटा छोटा पैसे भी कमाए रखेंगे, सेव करेंगे, तो आप सब लोगों के 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए आप लोगों के पास हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, शायद कल की क्लास में बताऊंगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये कुछ स्कीम्स बता रहा हूँ। ये जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, आपके मम्मी पापा को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि आपके पैसे जो हैं उसमें लगा सकें, सेविंग कर सकें। आप चाहें तो इसकी फोटो भी ले सकते हैं, है ना। एक होती है सुकन्या वृद्धि योजना, SSY कहते हैं, जो कि लड़कियां होती हैं 10 साल से नीचे, उनके लिए है। गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया हुआ है और इसमें इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा मिलता है। और इसमें आपको जो पैसा जो वापस मिलता है, जब लड़की 18 साल की हो जाती है तभी पैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या एडवांटेज होता है कि इसमें आपको भी पैसा जो मिलता है उसमें टैक्स नहीं लगता। बाकी की जगहों पे टैक्स लगता है, 35% टैक्स लगता है, 30% का टैक्स लगता है, इसमें आपको टैक्स नहीं लगता। और जब वे 21 ईयर्स की हो जाते हैं तब ये इसको कर सकते हैं। तो जब आप इसको 10 साल की उम्र आपकी कम है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है, वो भी एकदम टैक्स फ्री है, उसको कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी बच्चा जो है इसको, आपके माँ बाप जो है, मम्मी पापा आपके अकाउंट खोल सकते हैं। मैं तो सबको यही कहता हूँ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके आपको अकाउंट खोल देना चाहिए। इसमें आपको 7% मिलता है टैक्स फ्री, यानी कि एक्चुअल में आपको करीब 10.5% के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है। और 15 साल तक इसका लॉक इन रहता है। और इसमें भी पैसे जो हैं कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की वजह से बहुत जबरदस्त होते हैं। कंपाउंडिंग क्या होती है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। और एक होता है बाल जीवन बीमा। ये जो बीमा यानी कि इंश्योरेंस होता है वो माँ बाप के लिए होता है, ताकि माँ बाप अपने बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित कर सकें। माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य क्या करें, सुरक्षित कर सकें। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। तो हर एक माँ बाप को लेना चाहिए ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट जो बच्चों के लिए होता है, वहां पे आप पैसे डाल सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि उसमें हर महीने जो आपकी इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में रुकने की जगह दूसरे अकाउंट में चले जाता है। जब दूसरे अकाउंट में जाता है तो आपको एक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे अकाउंट में जा रहा है तो दूसरे अकाउंट से भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको 2 अकाउंट से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और एक और है जो कि माँ बाप के लिए है, ताकि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, अटल पेंशन योजना। ये भी टैक्स फ्री होता है, तो माँ बाप को इसमें पैसे निवेश करने चाहिए ताकि उनके बच्चों पे प्रेशर कम पड़े, ताकि जब वो रिटायर हो जाएं तो उनको इसमें टैक्स फ्री पैसा मिल सके। और एक होता है म्यूचुअल फंड, SIP। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपने सोचा है कि मेरे को साल में, समझ लीजिए आपने कहा है कि मेरे को 12,000 रुपये डालने हैं, तो हर हर महीने आपके 1,000 रुपये आपके अकाउंट से कटते जाएंगे और SIP में जाते रहेंगे। और आखिरी में जो मैं दिखा रहा हूँ वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जो कि बच्चों के लिए होता है, जिसमें कि बच्चों के लिए सरकार अच्छी सुविधाएं देती है। तो ये बच्चों के लिए कुछ है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या आती है कि हमारे परंपरा में काफी कंफ्यूजन रहता है कि पैसे के बारे में। तो अलग अलग आचार्यों ने सबने क्या कहा है ना। तो
इसमें आप देख रहे हैं महाराज जी को, राधानाथ स्वामी जी को देख रहे हैं। तो इनने बहुत सिंपल कहा है कि अगर आपको शुरू से ही वानप्रस्थ के लिए तैयारी करनी चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए, ये राधानाथ स्वामी जी ने कहा है कि आपको बचपन से ही वानप्रस्थ के लिए तैयारी करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। 100% ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 100% बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप बस भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो और अपने पैसे के बारे में आपने ध्यान दिया नहीं। राधानाथ स्वामी खुद कह रहे हैं कि आपको प्लान करना पड़ेगा। हमारे प्यारे जो प्रिय प्रभुपाद जी थे, उनने इस विषय में क्या कहा था? उनने कहा था कि जुआ कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि सट्टा बाजार होता है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भी आप करें, प्रभुपाद जी ने कहा था, उसको ध्यान से करें, समझ के करें और अच्छी तरह से पढ़ के करें, इन्वेस्टमेंट करें, टाइम में लगा के एजुकेट करके करें। प्रभुपाद जी ने कहा था जो भी धन होता है उसको हम सुकृतिन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या दुष्कृतिन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुष्कृतिन का मतलब ये हुआ कि हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और सुकृतिन का मतलब हुआ कि हम उसका जो है प्रयोग भगवान के लिए करते हैं, तपस्या के लिए करते हैं, धाम जाने के लिए करते हैं, मंदिरों के लिए करते हैं, किताबें खरीदने के लिए करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो राइट होनी चाहिए और बच्चों को इसका शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा था। ठीक है। और प्रभुपाद जी ने ये भी कहा था कि भगवत गीता में 10.36 में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितने भी चीटिंग होती है उसमें से गैम्बलिंग मैं हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं गैम्बलिंग का मतलब हुआ जुआ मैं हूँ, भगवान ने कह रखा है भगवत गीता में। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, हमें अपने लिए जो लाभकारी है वो चीज हमें करनी है। भगवान के साथ हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। यानी कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको सट्टा बाजार कहते हैं, तो हमें समझदारी के साथ करना है। डे ट्रेडिंग नहीं करनी है ना। हमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि यानी कि लंबी दूरी के लिए, लंबे टाइम के लिए आपको निवेश करना है ना। और जो लोग आज पैसा डाला और आज ही पैसा निकाल लेते हैं, वो हमारे आचार्यों ने उसके बारे में सख्ती से मना किया, सख्ती से मना किया है। तो आप लोग समझ गए। जब भी पैसा लगाएं तो लंबे टाइम के लिए लगाएं। लंबे टाइम के लगाने से क्या होता है? हमारा माइंड क्लियर रहता है, भाई पैसा लगाया भूल जाओ, और आप अपना ध्यान आपके काम के लिए, अपने भक्ति के लिए, इन सब चीजों के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका जो भी है, जो भी कार्य करते हो, उसमें आपकी इंटेलिजेंस की जरूरत बहुत है। नहीं तो क्या होगा? आपको मूर्ख बना दिया जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा आपको इंटेलिजेंस करना जरूरी है, नहीं तो आपको मूर्ख बना दिया जाएगा। इसी प्रकार से शिवरामन स्वामी जी जो हैं, आ, उनने ये कहा है कि देखिए, हम लोग शेयर मार्केट में डालने से हम लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन ये भी समझें कि जो बैंक है, हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक में जो हम पैसा डालते हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो भी तो स्टॉक मार्केट से ही आ रहा है ना। तो ये बात समझने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि बैंक वाला, अगर बैंक डूब गया तो आपका पैसा भी डूब गया, आपको पैसा मिलने नहीं वाला है। भारत सरकार ने कह रखा है कि अगर आपने बैंक में समझ लो 20 लाख रुपए डाले हुए हैं और आपका बैंक डूब जाता है, तो बैंक आपको 5 लाख से ऊपर नहीं देने वाला। ठीक है। चैतन्य चरण जी ने कहा है कि आपको अपने जो निवेश है उसमें ऐसे इस तरीके से निवेश करना है ताकि आप अपनी भक्ति की तरफ समय ज्यादा लगा सकें, भक्ति को समय ज्यादा लगा सकें। ये उनने कहा है। ये अलग अलग हनुमान दास जी जो है, जो कि वाइस चेयरमैन जीडीसी के रह चुके हैं, उनने कहा है कि आपको बहुत इंटेलिजेंटली काम करना है।
आपको अपने पैसे से इमरजेंसी के लिए फंड बनाना है। इमरजेंसी के फंड का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? रजनी बेटा, आप जरा ध्यान दें यहाँ पे। आप लोग ऐसे बातचीत करेंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा, और ना आपकी मम्मी को समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। ठीक है? आप लोग ध्यान दें। तो ये जीबीसी में ये कह रहे हैं कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। इमरजेंसी फंड बनाने से क्या होता है कि अगर कोई विपत्ति आती है तो किसी के पास जाके आपको हाथ करके पैसे मांगने नहीं पड़ते हैं। तो विपत्ति के लिए कम से कम 6 महीने की जो आपकी आमदन होती है वो आपको साथ में रखना चाहिए। और आजकल की जो हमारी इकोनॉमी है उसके बारे में ये हमें ध्यान रखना है कि ये हर तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। कैसे? अब आप लोग फोन कर रहे हैं तो फोन जो देख रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट का जो प्रयोग हो रहा है, इंटरनेट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? स्टॉक मार्केट से आ रहे हैं ना। अब मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं लोन से आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट से आ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो अ, अ, हमें स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। स्टॉक मार्केट जो है कोई बुरा शब्द नहीं है। बस ये है कि हमें लंबी दूरी के लिए, लंबे समय के लिए वो करना है, क्या? इन्वेस्ट करना है। ना कि छोटे टाइम के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। क्लियर हो गया? आप लोन भी लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट से जुड़ा होता है। ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका क्या था। रघुदास दास गोस्वामी जो थे उनको गौर सुंदर दास जी ने बताया था कि आपको पैसे का, एक एक पैसे का ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक पैसा जो है वो कृष्ण का है। लेकिन अंदर ही अंदर आपको पूरी तरह से अपने भक्ति में जुड़े रहना है। अंदर ही अंदर भक्ति में पूरी तरह से जुड़े रहना है, लेकिन पैसे का भी ध्यान रखना है। इनको राधा रानी ने दर्शन दिए थे। आप देख रहे हैं राधा रानी उनको छाया दे रही है। तो ये बात रघुनाथ दास जी इसको भी फॉलो करते थे। आप देखें रूप गोस्वामी, जो आपको मालूम है, जो कि वेस्ट बंगाल, जो बंगाल था, बंगाल जो प्रांत था, वहां पे वहां के मिनिस्टर थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उनने क्या किया था? वो कहते हैं उनके पास इतना सारा सोने के सिक्के थी कि उनके पास दो पूरी नाव भर के सोने के सिक्के। उनने 50% जो था वो ब्राह्मणों को दे दिया था, 25% अपने रिश्तेदारों को दे दिया था, 25% क्या किया था? अपने पास रखा था, ताकि कहीं पे जरूरत पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल करा जाए। प्रभुपाद जी इसी के बारे में भगवत गीता में कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? लक्ष्मी जी जो है वो बहुत चंचल है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी को हमेशा उनका सम्मान किया जाए, है ना। और उसको हम लोगों को पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। ठीक है? प्रभुपाद जी ने कहा था कि वो कहते थे कि मैं भी शादीशुदा था, मेरा भी परिवार था, मैंने भी अपने पूरे परिवार की मैंने देखभाल करी थी, है ना। और उन्होंने कहा था कि जो गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम जो होता है वो जड़ होती है हमारे पूरे समाज की। क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम पैसा जमा करता है उससे ही तो ब्रह्मचारी आश्रम चलता है, उससे ही तो वानप्रस्थ आश्रम चलता है, उससे ही तो संन्यास आश्रम चलता है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो बाकी के कैसे चलेंगे? इसका मतलब याद रखिए, आप लोग धन एकत्रित कीजिए, धन बनाएं, बहुत करें। धन जमा करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। करें, धन ज्यादा जमा करेंगे तभी तो ब्रह्मचारी आश्रम आगे बढ़ेगा, तभी तो वानप्रस्थ आगे चलेगा, नहीं तो संन्यास आश्रम कैसे चलेगा? वो तो गृहस्थ आश्रम पे ही डिपेंडेंट है ना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और प्रभुपाद जी ने कहा था मेरा भी परिवार था जिनका मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी थी। तो आप देखते हैं, हर बार आप देखते हैं लक्ष्मी जी, है ना, विष्णु जी के चरणों में बैठी हुई हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी तक हमने जो बताया था वो आचार्यों ने क्या कहा था,
और जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो बताया था। अब हम लोग अपना गियर जो है, पहली गियर से हम लोग दूसरी गियर में आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना बहुत जरूरी है। ये क्या चीज होती है? टाइम का मतलब क्या होता है? समय। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत। और मनी का क्या होता है? पैसा। इसका मतलब ये है, समय के साथ जो पैसे की जो कीमत होती है वो बदलती है। जब मैं बचपन में आप लोगों की उम्र में था, तब एक जो ब्रेड आती थी जिसमें करीब 20 स्लाइस होते थे, वो 1 रुपए की आती थी। आज की तारीख में वो 60 रुपए की आती है। यानी कि बचपन में मेरे पास 60 रुपए होते तो मैं 60 ब्रेड खरीद सकता, और आज की तारीख में मैं 60 रुपए में एक ही ब्रेड खरीद सकता हूँ। यानी कि क्या हुआ? यानी कि ये हुआ, क्या मेरे पास जितने भी पैसे रहे हों जब मैं छोटा था, अगर मैंने उसका प्रॉपर निवेश नहीं किया, मैंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? वो पैसे आज की तारीख में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, उसकी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीख लीजिए। बैंक में पैसा डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ऐसी जगह पे डालना पड़ेगा पैसा जो कि आपकी आपका पैसा बढ़ता रहे, उसकी कीमत बढ़ती रहे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप में से कई बच्चे छोटे हैं तो शायद आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नहीं मालूम होगा। मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण सरल तरीके से मैं समझा देता हूँ। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपने कैमरे बंद करके रखे हुए हैं वो कैमरे ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कैमरे ऑफ रखेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहेंगी। लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगी तो आप कोर्स करो ना करो तो कोई फायदा नहीं है। आपकी मर्जी है ना। मैं तो सिर्फ आपका एक शिक्षा गुरु का काम कर रहा हूँ, है ना। लेकिन ये जो कोर्स है लक्ष्मी जी का है। अगर आप अपना कैमरा बंद करेंगे तो जैसे कि मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तो वैसे ही आपने अपने द्वार बंद कर रखे हैं, है ना। कृष्णा, वनमाली, मिश्रा, है ना, इन लोगों ने अपने, विदुषी, निशा, इन सब से मेरी निवेदन है कि अपना कैमरा खोल के रखें। बाकियों ने जिनने खोल के रखा है ना, उनसे तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं, स्टॉक मार्केट में भी डालते हैं। अगर मैंने 100 रुपए डाला तो समझिए 100 रुपए 110 रुपए अगले साल हुए। तो, तो उसके अगले साल वो 110 की जगह 120 नहीं होगा, वो 125 होंगे। तो उसके अगले साल जो है वो 125 की जगह 135 नहीं होंगे, वो 150 हो जाएंगे। उसके अगले साल वो 150 की जगह 160 नहीं होंगे, वो 200 हो जाएंगे। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसको आइंस्टाइन ने एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। जैसे ताजमहल सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। यही एक तरीका है जिससे कि हम अपने पैसे को बचा के रख सकते हैं, पैसे की ताकत को बचा के रख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं बचपन में 1 रुपए की एक ब्रेड लेता था, और मैं 60 रुपए में 60 ब्रेड ले सकता था, और आज की तारीख में मैं 60 रुपए की एक ही ब्रेड ले पाता हूँ। तो उस चीज को तोड़ने के लिए हम क्या करें, ताकि आज की तारीख में भी मेरे पास जो 1 रुपए थे वो 60 रुपए हो जाए। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल में कल बताऊं। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो हमेशा याद रखिए, महंगाई होती रहती है, और हमारी जो, अगर पैसे को हमने इन्वेस्ट नहीं किया है ठीक जगह पे, तो क्या होगा? महंगाई जो है हमारे पैसे को एकदम सिकोड़ के रख देगी, खत्म कर देगी। बच्चों ध्यान दो, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, है ना। बनमाली, गिरधारी दास, ध्यान से सुनो बेटा। साक्षी ध्यान से सुनो। ठीक है। और चौथा जो पॉइंट, इसीलिए मैंने कहा था कि माता पिता का होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। जीडीपी क्या होता है बेटा? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारे देश में, पूरे देश में एक साल में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी
चीजें प्रोड्यूस करी जा रही हैं। हर साल हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 4.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर, है ना, प्रोडक्शन होती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है स्टॉक मार्केट। साक्षी जी, आप बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ऐसे घूमते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है? वो होती है कि आप की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका क्या प्राइस चल रहा है। यानी कि जो हमारी टोटल देश में कितनी प्रोडक्शन हो रही है और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि हमें शेयर मार्केट में कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको कल बताऊंगा। तो इसका एक रेशियो होता है, जीडीपी डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जीडीपी डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर जीडीपी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास हो तो हम लोग डाल सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर बहुत ज्यादा है और जीडीपी कम है तो वो यानी कि मार्केट जो है वो बहुत महंगी है, डालना कोई फायदा नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये हमेशा याद रखें, अच्छी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे आप तो आपका जो मन है भटकेगा नहीं, आप लोगों को चिंताएं खाएंगी नहीं। इससे क्या होगा? आप भगवान पे ध्यान दे पाएंगे, भगवान पे ध्यान दे पाएंगे, भक्ति पे ध्यान दे पाएंगे। तो समझदार वही है जो कि अपने खर्चे समझदारी के साथ करे, अपनी भक्ति की प्लानिंग करे कि हाँ भाई, मैं इस साल की उम्र में मैं शादी करूंगा, इस साल की उम्र में मैं वानप्रस्थ लूंगा, इस साल की उम्र में मैं संन्यास लूंगा। समझदार वही है जो कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे, अप, अपना अकाउंट खोले और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे। और हमेशा याद रखिए, कृष्णा इज द बेस्ट। बाकी सब चीजें जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ भक्ति को लाभान्वित करने के लिए हैं, भक्ति को हेल्प करने के लिए हैं। इसीलिए ताकि आपके पास इतनी राशि हो, इतना पैसे हो, ताकि आपने अपनी फैमिली की ड्यूटी आपने पूरी करी। प्रभुपाद जी ने अपनी पूरी फैमिली की ड्यूटी पूरी करी थी ना, उन्हें कोई छोड़ के तो नहीं आए थे ना, सबकी पूरी ड्यूटी पूरी करी थी ना। तो इसी तरीके से आपको अपनी फैमिली की ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि कैसे करना है। जब आप फैमिली की ड्यूटी पूरी कर पाओगे कि हाँ भाई 10 साल 20 साल बाद मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, तो हम लोग भक्ति पे भी ध्यान दे पाएंगे। तो हमें प्रॉपर सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और हम लोग भक्ति कर सकेंगे। और भक्ति हम कर सकेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि जो गधे होते हैं वो ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को समझदारी के साथ, इंटेलिजेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, बैक टू गॉड हेड, ताकि हम परमात्मा ईश्वर कृष्णा राधा कृष्ण तक वापस पहुंच सकें, जा सकें, ये हो सके, है ना? ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? स्माइल करके दिखाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। स्माइल करो, थम्स अप करो। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप स्माइल करते हो तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। बहुत मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ तो बहुत छोटे छोटे बालक भी आ रखे हैं, है ना? उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, उनके मम्मी पापा आ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अभी 8 बजने वाले हैं, तो हम लोग 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा करेंगे ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिले। क्लास थोड़ी देर से स्टार्ट हुई थी, है? तो आप जैसे ये ग्राफ देख सकते हैं कि जो 1980 में जो 100 रुपये था, वो आज की तारीख में कितना हो गया? 5 रुपए के बराबर हो गया, 10 रुपए के बराबर हो गया। राइट को आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कहा था कलयुग में क्या है, जो करेंसी है हमारी, जो नोट है, वो क्या है? कागज है। कागज पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो कागज पे भरोसा नहीं कर सकते, यानी कि आपको किस पे भरोसा करना पड़ेगा? आपको सोने पे भरोसा करना पड़ेगा, चांदी पे भरोसा करना पड़ेगा, जमीन पे भरोसा करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे भरोसा करना पड़ेगा। सिर्फ सिर्फ रुपये पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा, बाकी की चीजों पे भी आपको भरोसा करना पड़ेगा।
तभी बात बनेगी। नीचे क्या दिखा रहे हैं, 1 लाख रुपए अगर आपके पास जेब में है तो 2050 तक वो 10,000 रुपये ही रह जाएंगे। क्यों? अगर मैं कह रहा हूँ 6% इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है हर साल, तो भी इतना इतना नुकसान हो जाता है। तो हमें इसको तोड़ना है, इससे निकलना है। अब मैं आपको संक्षेप में एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा उद्देश्य क्या है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो प्रभुपाद हमेशा कहते थे, यानी कि एकदम सरल रहो और उच्च कोटि के विचार रखो। जल्दी से जल्दी अपने आप पे पैसे को इन्वेस्ट करो। और आस पड़ोसियों को देख के कभी भी वो मत देखो कि हाँ भी उसने बड़ी गाड़ी ले ली है, उसने बड़ा मकान ले लिया है ना। ऐसा नहीं। आपको अपने जो सपने हैं वो कृष्ण से मिलने के लिए जोड़ने हैं, लेकिन प्लानिंग जो है वो सीरियसली करनी है। ठीक है? प्लानिंग जो है सीरियसली करनी है। लोन के बारे में भी कई अवधारणाएं हैं, वो लोन करना है नहीं करना है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। मकान के लिए आप लोग लोन लेते हो तो सरकार बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट देती है, जिससे कि आपका बहुत लाभ मिलता है। आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। तो अगर लोन लिया जाए मकान लेने के लिए तो उसमें बहुत ही ज्यादा समझदारी है। क्रेडिट कार्ड का लोन लिया जाए वो बड़ी बेवकूफी। ठीक है? ये याद रखना। और उसके बाद बच्चों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया था, और मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी बताया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी इंटू 100 अगर हम करते हैं तो ये एक रेशियो आता है। अब मैं, आप लोग चिंता मत करो, इसको जरा ध्यान से देखो। आपने देखो ईयर दे रखे हैं 2016 से लेकर 2025 तक दे रखा है। ठीक है? ये मैंने कल डेटा निकाला था। और कुछ कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके। और ये कुछ नंबर दे रखे हैं। ये नंबर जो है ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसकी टोटल वैल्यू क्या है। जितनी भी कंपनीज हैं वहां पे लिस्टेड हैं, उन कंपनीज का टोटल किया जाए तो उनकी कितनी वैल्यू, उसको अगर हम जीडीपी से, जीडीपी क्या है, जितनी हमारे हर साल की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसको हम उससे डिवाइड करें और टू 100 करें तो कितना होता है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना इसका मतलब है कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं है। जितना कम होगा इसका मतलब इन्वेस्ट करना ठीक है। अब जैसे यूएसए में आप देखें, आज की तारीख में 2025 है तो 224 दिखा रहा है। यानी कि इसकी जो मार्केट में कंपनीज की जो वैल्यू है, और जो हर साल में जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है, वो तकरीबन 224% ज्यादा है। 2.24 टाइम ज्यादा है, 2.24 टाइम ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे नहीं डालना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे मैंने तो यूएस में डालना नहीं है। ठीक है, यूएस में नहीं डालना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में देखें आप। अब आप देखें इंडिया में, आप देखें ये जो कोविड के समय में आप देखें, ये 56 था। देख रहे हैं कितना कम था? उस समय मार्केट कितनी कम थी, क्योंकि मार्केट क्रैश करके 20,000 पे आ गई थी। आज की तारीख में मार्केट कितनी हो गई है? 75,000 हो गई, यानी कि ये 134 पे आ गया। अगर ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपने मोटा मोटी गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। और ये कोई बताता है नहीं। ये कोई बताता है नहीं। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरे को मार्केट में घुसना कब है और बेचना कब है और निकलना कब है। तो ये आप समझिए। यूएसए की मार्केट आप देख रहे हैं शुरू से लेके अभी तक हमेशा ज्यादा ही है। चाइना की मार्केट आप देख रहे हैं 100 से कम है। यानी कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो चाहे तो चाइना में डाल सकते हैं। जर्मनी की मार्केट आप देख रहे हैं कम है। यानी कि अगर मेरे को किसी कंपनी का शेयर लेना है और मेरे को पैसे डालने ही है तो मैं जर्मनी में डालूंगा तो बेटर रहेगा ना। लेकिन हमारे पास इंडिया का ही एक ऑप्शन है। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है। मुझे अच्छा लग रहा है आप सब लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं और ध्यान दे के सुन रहे हैं। सत्यवती राधिका माता जी सुन रहे हैं, है ना। कानपुर से वनमाली गिरधर दास जी भी सुन रहे हैं। सब लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसको ध्यान दे रहे हैं। ये आप लोगों को ये सुनना समझना बहुत ही जरूरी है। तनिशी, समझ में आ रहा है बेटा?
आ रहा है, शाबाश। कृष्णा समझ में आ रहा है बेटा आपको? कृष्णा आ रहा है? ओके, शाबाश। तो ये जो मैंने आपको बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जो टोटल समझ लो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनकी क्या है वैल्यू, वैल्यू कितनी है। आज की तारीख में इंडिया में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लगा लें 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है। और इंडिया की जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी यानी कि इंडिया में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है हर साल, वो है 4.2 ट्रिलियन। राइट, मोटा मोटी। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला आता है अप्रोक्सीमेटली 134% आता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर 100 से कम हो, जैसे कोविड के समय में 100 से कम था, 56 था, वो राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि आज की तारीख में इन्वेस्ट करने का टाइम राइट नहीं है, क्योंकि ज्यादा है आज की तारीख में। लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा तो डालते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए। और कैसे? हर महीने डालते रहना चाहिए, जैसे मैंने कहा था एसआईपी के थ्रू डालते रहना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप पैसे डालते हैं तो एक जगह पे नहीं डालना चाहिए, आपको अलग अलग जगहों पे डालना चाहिए, क्योंकि हर साल कई चीजें ज्यादा बढ़ती हैं और कई चीजें कम बढ़ती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पिछले साल गोल्ड जो था बहुत बड़ा था। पिछले 3 साल में, 4 साल में गोल्ड 150% के आसपास बढ़ा है, 150% बढ़ा है। राइट। लेकिन पिछले साल इक्विटी जो है ऑलमोस्ट जीरो रही है। लेकिन हर साल अलग होता है। उसी तरीके से रियल एस्टेट जो है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है ना। और डेट है वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। इसीलिए इन चारों जगहों पे आपको पैसे अपने डालने जरूरी हैं। गोल्ड में भी डालें, सिल्वर में भी डालें, रियल एस्टेट में भी डालें, रियल एस्टेट मतलब जमीन में डालें या मकान में डालें, है ना। और और बैंक में भी डालें। ठीक है। और इस प्रकार से आप, क्योंकि कभी कोई चीज बढ़ती है कभी कोई चीज कम में होती है, तो अगर आप चारों चीजों में डालेंगे तो आपका पैसा ठीक तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है। क्लियर हो गया? हरे कृष्णा। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा समरी करता हूँ आज क्लास को क्लोज करने से पहले। फिक्स डिपॉजिट जो है उसको हम लोग को टैक्स के बाद करीब 5% मिलता है। बैंक हमको 6.5% देता है, लेकिन टैक्स के बाद 5% मिलता है। किसान विकास पत्र आप लेते हैं तो उसमें 5% मिलता है। पोस्ट ऑफिस भी टैक्स के बाद 5% मिलता है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड लेते हैं तो वहां पे 10% मिलता है। है ना, 10% मतलब फ्री टैक्स। वो एक्चुअली टैक्स फ्री होता है तो 7% होता है। गोल्ड जो आपको मैंने बताया पिछले पिछले 1 1.5 साल 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पे मैंने 9 10% दिखा रखा है, लेकिन गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 30% 40% 50% तक इंक्रीज हुआ है। राइट। म्यूचुअल फंड जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो अगर आप जो इंडेक्स फंड में डालें, इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड वो होते हैं जो कि कंपनीज जो होती हैं, टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उनको कहते हैं इंडेक्स फंड। और टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसको कहते हैं निफ्टी फंड। जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसको इंडेक्स फंड। तो एवरेज में 12% के आसपास पिछले 15 20 साल में वो ग्रो करता रहा है, 12%। यानी कि हर साल अगर 12% आप कंपाउंड करते जाएंगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। तो आप लोगों को मैं फिर से बताता हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आज की, कि आपको समझना जरूरी है कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड वो होता है जो कि स्टॉक मार्केट में जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसमें वो पैसा डाला जाता है। आप जाते हैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, म्यूचुअल फंड कंपनी को आप पैसे देते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे पैसे लेता है, या तो एक बार में आप पैसे दे देते हैं या हर महीने देते हैं। और आपके पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड कहाँ डालता है? वो, आपने अगर इंडेक्स फंड लिया है
तो वो इंडेक्स में डालता है। इंडेक्स फंड का मतलब होता है जो स्टॉक मार्केट की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसमें डालता है। देखो, कंपनियां आती हैं जाती हैं, कई कंपनियां खत्म भी हो जाती हैं, है ना। लेकिन इंडेक्स फंड की खासियत ये होती है, अगर कोई कंपनी नीचे जा रही है तो वो 30 से लेके 31 पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन इंडेक्स फंड क्या करेगा, उस कंपनी से जो कि 31 पोजीशन पे चले गई है, वो 31 पोजीशन से उसको पैसे को निकाल के जो कंपनी 30 पोजीशन पे आई है उसमें डाल देगी। यानी कि आपका पैसा हमेशा टॉप 30 कंपनीज में ही रहेगा। आपका पैसा हमेशा टॉप 30 कंपनीज में ही रहेगा। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि हाँ भाई, मैंने किसी कंपनी में डाला था, वो कंपनी डूब गई। आपको इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपने जब म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड में डाला है तो इंडेक्स फंड का मतलब हुआ कि हमेशा, चाहे आज हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जो टॉप 30 कंपनीज होंगी उसी में आपका पैसा डाला जाएगा। अगर कोई कंपनी 30 पोजीशन से ले 35 पे आ जाती है, 31 पे आ जाती है, 32 पे आ जाती है, जो कंपनी 30 से नीचे जाएगी उस कंपनी का आपका पैसा उससे निकाल के टॉप वाली कंपनी में डाल दिया जाएगा। यानी कि आपका पैसा सेफ है। तो मैं इतना टाइम आपको इंडेक्स फंड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स फंड जो है, यानी कि टॉप 30 कंपनीज जो हैं, वो ऑन एन एवरेज 12% की ग्रोथ में रहती है। मैं आपको बताता हूँ, 1992 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस समय स्टॉक मार्केट थी 2500। आज की तारीख में मार्केट है 75,000। 75,000 आया समझ में। यानी कि जो टॉप 30 कंपनीज हैं, वो जो टॉप 30 कंपनीज जो हैं उस समय जो उनकी वैल्यू 2500 थी, वो आज की तारीख में 75,000 हो चुकी। उसी तरीके से अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग पैसे डालोगे, जब आप लोग बड़े हो गए 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, आप लोगों के पैसे भी कई गुने बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। कोविड के समय मैंने आपको कहा था 5-6 साल पहले, वो कितना था, 20,000 था। आज की तारीख में कितना हो गया, 75,000। यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया। 4 टाइम्स मतलब 400% इंक्रीज हुआ है। 400% इंक्रीज हुआ है। कितने साल में, 5 साल में, 6 साल में 400% इंक्रीज हुआ है। आया समझ में। तभी मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, मार्केट कैप बाय जीडीपी दिखाया था। अब आपको समझ में आएगा, मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको। मार्केट कैप बाय जीडीपी दिखाया था, ये देखो। ये देखो, 2022 देख रहे हो आप, जो कोविड था तो ये 56 था। कम था ना। तो तब अगर आपने पैसे डाले होते तो आज की तारीख में वो पैसे काफी बढ़ गए होते। इस तरीके से हमें मोटा पैसा तब लगाना है जबकि मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो कम हो। ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा तो लगाते ही रहना है। तो मुझे अच्छा लगा, आप सब लोगों ने बड़ा ध्यान दिया। और जिन लोगों ने ध्यान दिया उनको तो लाभ होने वाला है, जिनने ध्यान नहीं दिया है ना, उनको लाभ नहीं होने वाला है। तो कल हम लोग फिर 7 बजे मिलते हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग से स्माइल करके दिखाएं मेरे को, स्माइल करके दिखाएं। हाँ शाबाश बेटा, स्माइल करके दिखा रहे हो। कृष्णा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, राधिका जी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, विधि, गिरधारी दास जी, प्रभु जी पीछे बैठे हुए हैं, आकृति जी, सत्यवती जी, राधिका जी, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। तनिषी जी, निशा जी, समृद्ध जी, उम्मीद करता हूँ आपसे इस सब लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा। कल 7 बजे फिर मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, आप जहां पे भी विष्णु जी को देखते हैं तो लक्ष्मी जी उनके चरण के पास होती हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि लक्ष्मी जी जब तक विष्णु की सेवा में लगी रहती हैं तब तक लक्ष्मी जी उपस्थित रहती हैं। अगर लक्ष्मी जी को विष्णु जी की सेवा में आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, विष्णु जी भी आपको प्राप्त नहीं होने वाले। ये क्लियर हो गया, आप लोगों को बात समझ में आई बच्चों। तो लक्ष्मी और विष्णु को अलग नहीं किया जाता है।
दिवाली में क्या होता है, आप लोग देखते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी को एक साथ बैठा दिया जाता है। कहीं पे शास्त्रों में इस तरीके का कोई वर्णन नहीं आता है। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु जी के चरणों के पास होती हैं, उनके चरणों की दासी होती हैं। और हमारे को लक्ष्मी जी की मदद पूरी तरह से लेनी है। ठीक है बच्चों, आप लोग मेरे साथ हो, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मुस्कुराते रहो और मुझे मालूम पड़े, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। देखिए, लक्ष्मी जी के बारे में जो बोला जाता है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हो बच्चा, शाबाश। देखो, लक्ष्मी जी के मतलब हम लोग को ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का मतलब होता है धन। ये जो विवरण है और ये जो हमें उल्लेख किया जाता है, ये एकदम गलत है। लक्ष्मी का मतलब धन नहीं होता है, लक्ष्मी का मतलब धन भी होता है। तो आप जो इतनी सारी पेंटिंग देख रहे हैं, ये सारी अलग अलग लक्ष्मी की हैं। एक आदि लक्ष्मी जी हैं, उनके बारे में आपको मैं ज्ञान बताऊंगा। इन सब लक्ष्मियों के बारे में आपका जानना जरूरी क्यों है, ताकि आप विस्तार रूप से समझ सकें कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है। लक्ष्मी का अर्थ समझेंगे तो आपके अंदर जो लक्ष्मी के जो गुण हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। जब लक्ष्मी के आपके अंदर गुण जब आ जाएंगे, तो आप लक्ष्मी प्राप्त कर पाएंगे और लक्ष्मी को विष्णु के और कृष्णा के सेवा में लगा पाएंगे। हम लोगों के, हमारे माता पिताओं ने एक गलत धारणा दे रखी है लक्ष्मी के बारे में। आदि लक्ष्मी का क्या मतलब है? आदि लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी है जो कि एक हमें एक सरल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ठीक है, मैं आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप हो सके तो नोट भी जरूर कीजिएगा। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कहीं पे उठ के मत जाएं, बैठे रहें। धन लक्ष्मी का मतलब क्या है? धन लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि खर्चा करना। लक्ष्मी का मतलब है कि आप धन का आदर करें, धन का आदर करें और उसको वेस्ट ना करें। एक है धन्य लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी का क्या मतलब है? धन्य लक्ष्मी का मतलब है वो लक्ष्मी जो कि हमारे खाद्य पदार्थ मतलब खाने पीने की चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको कहते हैं धन्य लक्ष्मी। इसलिए आपने देखा होगा, अपने मम्मी पापा कहते हैं ना, खाने को वेस्ट मत करो, आप लगता है। तो धन्य लक्ष्मी जो है वो रूठ जाती हैं अगर हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक है गजा लक्ष्मी। गजा लक्ष्मी क्या है? जो कि हमारे शारीरिक शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं है, तो एक किस्म से लक्ष्मी तो हो गई, विफल हो गई ना, लक्ष्मी तो नहीं रही ना। और गजा लक्ष्मी का क्या है? वो शारीरिक शक्ति के अलावा जानवरों के साथ भी जुड़ी है, यानी कि आपको जानवरों का भी क्या करना है, उनके साथ भी प्रेम करना है, उनके साथ उनकी इज्जत करनी है, उनको रिस्पेक्ट देना। यह है गजा लक्ष्मी के गुण। एक है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी क्या है? यानी कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का परवरिश ठीक तरह से करें। संतान यानी संस्कार से शुरू होता है ये शब्द। सन सन यानी संस्कार। जिसको संस्कार दिए जाए वही संतान है, जिसको संस्कार ना दिए जाए वो संतान ना के बराबर है। तो जहां पे संस्कार दिए गए हैं वहीं पे लक्ष्मी जी होती हैं। तो ये भी गुण है। तो ये जो माता पिता जो आपको संस्कार देते हैं, उसको आप लोग प्रेरित करके लीजिए। और रामायण से, महाभारत से, भगवत गीता से, भागवत महापुराण से, अलग अलग जगहों से इन संस्कारों को अपने अंदर इसकी पूंजी करें। विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी यानी कि क्या? विजय मतलब, लक्ष्मी मतलब ये नहीं कि भाई जो विजय हो, नहीं। विजय लक्ष्मी यानी कि आप जो भी करें, विजय लक्ष्मी सिखाती हैं, आप जो भी करें उसको आप प्रॉपर, इसके साथ प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ करें। प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, प्रॉपर टाइम टेबल, ये विजय लक्ष्मी ये सिखाती हैं। बिना प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन से बाकी सारा चीजें शून्य हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें लक्ष्मी जी को समझना जरूरी है। एक है विद्या लक्ष्मी, जैसे हम कहते हैं सरस्वती जी हैं। तो विद्या लक्ष्मी का क्या है? सबसे बड़ी विद्या जो है, सबसे बड़ा जो धन है, वो है विजय लक्ष्मी। यानी कि ग्रेटेस्ट वेल्थ वही है जो कि विद्या लक्ष्मी है, सबसे ग्रेटेस्ट। आज की तारीख में आप देखें, जब भी आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले कंप्यूटर आया था, जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखे वो आगे आगे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जिन लोगों के फाइनेंस की नॉलेज है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए।
आज की तारीख में जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यानी कि लक्ष्मी को, धन को अलग से नहीं लिया जा सकता है। लक्ष्मी को, लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों के साथ जोड़ के, उनके गुणों को जोड़ के लिया जाता है। और आठवीं लक्ष्मी है ऐश्वर्य लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी कौन है? वो लक्ष्मी है जो कि आपको नम्रता सिखाती है। आपके पास धन हो जाता है, आपके पास ज्ञान हो जाता है, आपके पास सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपके पास नम्रता नहीं है। नम्रता मतलब ह्यूमिलिटी, सबके साथ प्रेम से बात करना, सबके साथ आदर के साथ बात करना, तो आपको ऐश्वर्य लक्ष्मी नहीं मिलेगी। ऐश्वर्य लक्ष्मी रहेगी तो विद्या लक्ष्मी रहेगी, विद्या लक्ष्मी रहेगी तो विजय लक्ष्मी रहेगी। ये सारी सिर्फ लक्ष्मियां जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी का एक लोन का पैकेज भी है। vidyalakshmi.com आप जाएंगे तो वहां पे अगर आपको लोन चाहिए है पढ़ने के लिए, एजुकेशन लोन चाहिए, तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। विद्या विद्या लक्ष्मी के नाम पे एक .com है। हम लोग आदि लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे थे। आदि लक्ष्मी यानी कि जो सबसे शुरुआत वाली लक्ष्मी है उनको आदि लक्ष्मी कहते हैं। उनको महालक्ष्मी भी कहा जाता है। आप समझें, जो लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों में बैठी होती हैं उनको आदि लक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? सबसे पहली वाली लक्ष्मी, क्योंकि जो लक्ष्मी की वजह से आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, वो है आदि लक्ष्मी। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी में जो भी कर रहे हैं, अगले 50 साल 100 साल जो भी आप करेंगे, अगर आपने ईश्वर की प्राप्ति नहीं करी, यानी कि आदि लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं करी, तो आपका जीवन जो है विफल है। समझे बच्चों? आदि लक्ष्मी का क्या मतलब हुआ? यानी कि आपको ईश्वर प्राप्त होने चाहिए। धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने? इनका जो मेन प्रमुख ये है, वो धन का जो है, धन को एक किस्म से इस्तेमाल करना। किसके लिए इस्तेमाल करना? ताकि हम लोग धन को भगवान की सेवा में लगा सकें। ठीक है। धन्य लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी यानी कि वो लक्ष्मी जो मैंने आपको बताया, जो कि इसमें वो गुण होने चाहिए। आपको मैं 36 गुण बता रहा हूं जो कि आपको अ, खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की चीजों का आदर करना सिखाए, जिसको आप पूरी पवित्रता के साथ खाना बनाना सीखें। ये नहीं कि जोमेटो से मंगा लिया, ये नहीं कि पिज्जा मंगा लिया। अपने आप शुद्ध होके घर में खुद खाना बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और फिर उसको ग्रहण करें। इससे क्या रहेगा? बीमारियों से आप बचे रहेंगे। नहीं तो क्या रहेगा? बीमारियां आपके अंदर आती रहेंगी और कमजोर करती रहेंगी। ठीक है। और जो भी हमारे खेती करते हैं, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी आप हमेशा रिस्पेक्ट करें। ये है धन्य लक्ष्मी। ठीक है। यानी कि पूरी फूड इंडस्ट्री, पूरी फूड पाइपलाइन जो है वो इसके साथ जुड़ी है। गजा लक्ष्मी मैंने आपको बताया क्या? यानी कि शारीरिक बल। आपके अंदर शारीरिक बल नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई कार्य काम नहीं कर पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? आपके अंदर, आपके घर में लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। इसलिए पैसा, जो लोग कहते हैं हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, वो क्या है? एक नंबर के अव्वल मूर्ख हैं। एक नंबर के अव्वल मूर्ख हैं। तो गजा लक्ष्मी जो है वो ये बताती हैं, यानी कि आपके अंदर गज की तरह यानी कि हाथी की तरह शक्ति होनी चाहिए। गजा लक्ष्मी हुआ। उसके बाद संतान लक्ष्मी मैंने आपको बताया, यानी कि माता पिता को ध्यान रखना है कि बच्चों को प्रॉपर विद्या मिले, प्रॉपर शिक्षा मिले। और शिक्षा जो होती है संतान की, तन यानी कि संस्कार। अगर संस्कार बच्चों को आपने नहीं दिए तो आपने उनको जो भी पढ़ा लिया वो सब व्यस्त है, सब बेकार है। किसी तरीके से उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ना बच्चे को मिलेगा, ना माँ बाप को मिलेगा, ना ही सोसाइटी को मिलने वाला है। किसी को नहीं मिलने वाला है। वो सारा जो है लक्ष्मी है सारी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है।
तो ये है संतान लक्ष्मी। उसके बाद विजया लक्ष्मी, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों, आप छोटे हो, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ करो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करो। डिसिप्लिन और प्लानिंग के बिना ना करो तो क्या होगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। दूसरों की बात नहीं सुनोगे, सिर्फ अपनी ही बात सुनोगे, तो सब कुछ क्या होगा, विफल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने कान खुले रखो। भगवान ने दो कान दे रखे हैं और एक मुंह दे रखा है। दो कान इसलिए दे रखे हैं ताकि आप लोग दूसरों की बातों को सुनो, है ना। अपनी बात तो हमें मालूम ही है हमारे अंदर क्या बात है। ठीक है, ये हो गया। और ऐश्वर्य लक्ष्मी मैंने आपको बताया था, यानी कि नम्रता, ह्यूमिलिटी, अंदर नम्रता और ह्यूमिलिटी का गहना बांट के रखो। हमेशा नम्र रहो। किसी भी चीज के बारे में अपने आप को आपको क्या नहीं होना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए। ये सारे जब गुण आ जाते हैं, तब हमारे पास लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी रुकती हैं। नहीं तो लक्ष्मी जी आती नहीं है और चले जाती हैं। और आजकल की जो जनरेशन, जिनको पढ़ाई वढ़ाई के मामले में बहुत सारा कुछ मालूम है, उन्हें इंजीनियरिंग करी हुई है, उन्हें डॉक्टरी करी हुई है ना, उन्हें एमबीए किया हुआ है, लेकिन ये सारा ज्ञान नहीं है, तो उनका क्या होगा, जीवन जो है विफल हो जाएगा। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आएंगे और आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बेटा ध्यान यहाँ पे दो। और हो सके तो नोट करते रहो, आपस में बात मत करो, क्योंकि ये जो आपको लेक्चर मैं दे रहा हूँ, ये आपको लेक्चर और कहीं मिलेगा नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, धन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब धन होता है वो छोटे से ही बड़ा होता है। छोटे से ही बड़ा होता है। जैसे कि एक आम का बीज होता है, वो जब आप डालते हैं तो छोटा होता है और धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है, और 100 साल तक वो आपको फल देता रहता है, छाया देता रहता है। उसी तरीके से बरगद का बीज होता है, उसकी तरह अलग अलग पेड़ होते हैं। तो बात ये है, आज की तारीख में चाहे आपके पास एक भी पैसा ना हो, लेकिन आपको जब भी शुरुआत करनी है तो छोटे से ही स्टार्ट करनी है, समझे। और छोटे से ही याद करना, एक बीज जैसे बड़ा होता है, पेड़ बन जाता है, वैसे ही ये धन भी इस तरीके से बड़ा होता है। ठीक है। अब मैं आपको एक मूल चीज बता रहा हूँ धन के बारे में। बहुत सीधी सी छोटी सी चीज है, पर मूल चीज क्या है, मूल चीज ये है कि आपके जितने खर्चे हैं, हमेशा याद रखो, आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, परिवार के जितने भी खर्चे हैं उसको हमेशा आमदन से कम रखो। अगर आप अपने खर्चों को लिख के नहीं रखोगे, अपने खर्चों को नहीं लिख के रखोगे, आपके मम्मी पापा खर्चों को लिख के नहीं रखोगे, तो क्या होगा, चाहे आप करोड़ों कमा लो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा खर्चा जो है कम करना है, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आमदन जो होती है हमारी कम होती है। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपके घर की आमदन 20,000 25,000 है, तो हमें अपने खर्चे कम रखने हैं, 15,000 20,000 रखने से ज्यादा नहीं रखने हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि भाई मैं इस खर्चे ज्यादा करूंगा और आमदन कम है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल। दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी जरूरत और एक चीज होती है हमारी इच्छा। एक होती है जरूरत और एक होती है हमारी इच्छा। हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो हमारा उससे पेट भर जाता है, वो हो गई जरूरत। और हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो क्या होता है, आइसक्रीम खाते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमारी होती है, क्या होती है, इच्छा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन समझो कि एक आइसक्रीम जो आती है 50 रुपए की आती है, 100 रुपए की आती है, और जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं वो 10 15 20 रुपए में खाना बन जाता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हमारी इच्छा क्या है और जरूरत क्या है। तो जरूरत पे फोकस पहले करो, इच्छा को बाद में रखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दो किस्म की घड़ियां दिखाई हैं। एक घड़ी जो है वो 150 रुपए की घड़ी है, दूसरी घड़ी जो है वो 10,000 की घड़ी है। टाइम तो दोनों दिखा रही हैं,
तो हमारी जरूरत क्या है? टाइम। वो 150 रुपए की घड़ी बता सकती है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि हम 10,000 रुपए की घड़ी खरीदें। अगर आपने वो 10,000 की घड़ी खरीदे बिना आपने 150 रुपए की घड़ी खरीदी है, तो आपके पास जो पैसे 9,500 रुपए बच गए, उसको आप अगर गुल्लक में डालते हो या कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, तो वो, जैसे मैंने आपको कहा था, एक बीज होता है, छोटा सा बीज, वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो वो जी है, बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? सुंदर, रजनी, समझ में आ रहा है? सत्यवती, आपको सबको समझ में आ रहा है? आकृति, राधिका, शाबाश बेटा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। विधि, विजय लक्ष्मी, शाबाश बेटा, आपने थम्स अप भी किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, हो गया बेटा, थम्स अप हो गया। आप ध्यान दो, अपना पेन हाथ में रखो, पेंसिल हाथ में रखो, और सुनो। अब पॉकेट मनी के बारे में समझना जरूरी है बेटा। देखो बेटा, क्या पॉकेट मनी जरूरी है? मैं कहूंगा कोई जरूरी नहीं है पॉकेट मनी, लेकिन आप कहेंगे नहीं पॉकेट मनी जरूरी है। देखो, मेरे को बचपन में कभी भी पॉकेट मनी नहीं मिली, लेकिन मेरे को कभी पैसे की भी कमी हुई नहीं। मेरे मम्मी पापा ने कहा था, देखो, ये अलमारी में पैसे पड़े हैं, आपको जितने पैसे लेने हैं आप ले लीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, बस आप लिख देना कि आपको किस चीज के लिए पैसे चाहिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं। और ये याद रखना कि अगर आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो नहीं, आपको प्यार नहीं करते हैं। आपके पॉकेट मनी तो बहुत बहुत छोटी चीज है। आपके मम्मी पापा ने आप लोगों के लिए जो किया है, माता पिता ने जो किया और जो करते रहे हैं, वो पॉकेट मनी के मुकाबले में लाखों गुना बड़ा है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे को पॉकेट मनी कम मिला है, ज्यादा मिला है या नहीं मिला है, तो इसका मतलब कुछ और है। क्योंकि क्या होता है, जब पॉकेट मनी आपको मिल जाता है, तो आपको लगता है कि अब मैं इससे जो भी करना चाहूँ कर सकती हूँ, या जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उसमें क्या होता है, कई बार हम लोग उस पॉकेट मनी का गलत प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, अभी हम छोटे हैं। अब छोटे होने की वजह से हमें मालूम नहीं होता है कि किस चीज के में हमें पॉकेट मनी को इस्तेमाल करना है और किस चीज से पॉकेट मनी को इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी मत सोचना कि पॉकेट मनी जो है, ये पॉकेट मनी जो है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बाहर से आया हुआ है। लेकिन हम लोग पॉकेट मनी के बारे में कुछ सीखेंगे। उसको, अगर हमें पॉकेट मनी मिलता है तो किस तरीके से हम लोग उसको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेके किस तरीके से हम लोग उसको करेंगे। हमें ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमें उसको हमेशा सारा खर्च नहीं करना है, उसको हमें किस तरीके से बचाना है ना? वो चीज हमें देखना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, जो पॉकेट मनी मिलता है उसके हमें उसके 3 हिस्से करने चाहिए, है ना? 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा है जो कि हम सोचते हैं कि हम उसको खर्च करेंगे। दूसरा हिस्सा है जो कि हम सोचेंगे कि जिसको हमें उसको बचा के रखना है। और तीसरा हिस्सा है जो कि हम किसी को शेयर करेंगे। 3 हिस्से हो गए, ठीक है? जो पहला हिस्सा हुआ, जैसे कि जिसको हम उसको स्पेंड करेंगे, है ना, यानी कि खर्च करेंगे। कैसे खर्च कर सकते हैं? जैसे हमें हमेशा, या जैसे कि कुछ आपने समझ लो कि कृष्णा बुक खरीदनी है आपको, आपको गोविंदा में खाना खाने के लिए जाना है, या कोई आपको कृष्णा के टॉयज लेने हैं, तो ये आप पैसा जमा करके रख सकते हो। दूसरा है कि आपने उसको सेव किया। ठीक है, सेव कैसे किया? जैसे कि आपने सोचा कि हाँ भी मेरे को बड़े बिगर गोल्स हैं, मेरे को धाम जाना है, मेरे को या ड्रेस राधा रानी के लिए लेनी है ना, इस तरीके से। और शेयर का क्या है? शेयर यानी कि आपने सोचा कि हाँ भी इस बार जन्माष्टमी होगी, तो इसमें मैं इतने पैसे मैं इसमें दान करूंगी। इस तरीके से हमें अपने पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है? क्या आप गुल्लक देख रहे हैं? हाँ, आप लोगों के पास गुल्लक होगी, इस तरीके से आप चाहें तो एक गुल्लक से ही काम कर सकते हैं, या 3 गुल्लक बना सकते हैं।
तो अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप भी खुश रहेंगे, आपकी आदतें भी अच्छी रहेंगी, और लक्ष्मी जी भी खुश हो जाएंगी। ठीक है। चाहे आप दिन के 1 रुपए बचाएं, या दिन के 10 रुपए बचाएं, या दिन के 100 रुपए बचाएं, सेविंग इज सेविंग। और इससे आपके पैसे जो हैं कल, आज छोटे छोटे पैसे जो हैं कल बहुत बड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग छोटा छोटा पैसे भी कमाए रखेंगे, सेव करेंगे, तो आप सब लोगों के 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए आप लोगों के पास हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, शायद कल की क्लास में बताऊंगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये कुछ स्कीम्स बता रहा हूँ। ये जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, आपके मम्मी पापा को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि आपके पैसे जो हैं उसमें लगा सकें, सेविंग कर सकें। आप चाहें तो इसकी फोटो भी ले सकते हैं, है ना। एक होती है सुकन्या वृद्धि योजना, SSY कहते हैं, जो कि लड़कियां होती हैं 10 साल से नीचे, उनके लिए है। गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा मिलता है। और इसमें आपको जो पैसा जो वापस मिलता है, जब लड़की 18 साल की हो जाती है तभी पैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या एडवांटेज होता है कि इसमें आपको भी पैसा जो मिलता है उसमें टैक्स नहीं लगता। बाकी की जगहों पे टैक्स लगता है, 35% टैक्स लगता है, 30% का टैक्स लगता है, इसमें आपको टैक्स नहीं लगता। और जब वे 21 ईयर्स की हो जाते हैं तब ये इसको कर सकते हैं। तो जब आप इसको 10 साल की उम्र आपकी कम है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है, वो भी एकदम टैक्स फ्री है, उसको कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी बच्चा जो है इसको, आपके माँ बाप जो है, मम्मी पापा आपके अकाउंट खोल सकते हैं। मैं तो सबको यही कहता हूँ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके आपको अकाउंट खोल देना चाहिए। इसमें आपको 7% मिलता है टैक्स फ्री, यानी कि एक्चुअल में आपको करीब 10.5% के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है। और 15 साल तक इसका लॉक इन रहता है। और इसमें भी पैसे जो हैं कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की वजह से बहुत जबरदस्त होते हैं। कंपाउंडिंग क्या होती है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। और एक होता है बाल जीवन बीमा। ये जो बीमा यानी कि इंश्योरेंस होता है वो माँ बाप के लिए होता है, ताकि माँ बाप अपने बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित कर सकें। माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य क्या करें, सुरक्षित कर सकें। ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। तो हर एक माँ बाप को लेना चाहिए ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जो बच्चों के लिए होता है, तो वहां पे आप पैसे डाल सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि उसमें हर महीने जो आपकी इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में रुकने की जगह दूसरे अकाउंट में चले जाता है। जब दूसरे अकाउंट में जाता है तो आपको एक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरे अकाउंट में जा रहा है तो दूसरे अकाउंट से भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको दो अकाउंट से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और एक और है जो कि माँ बाप के लिए है, ताकि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, अटल पेंशन योजना। ये भी टैक्स फ्री होता है, तो माँ बाप को इसमें पैसे निवेश करने चाहिए ताकि उनके बच्चों पे प्रेशर कम पड़े, ताकि जब वो रिटायर हो जाएं तो उनको इसमें टैक्स फ्री पैसा मिल सके। और एक होता है म्यूचुअल फंड, SIP। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपने सोचा है कि मेरे को साल में, समझ लीजिए आपने कहा है कि मेरे को 12,000 रुपये डालने हैं, तो हर हर महीने आपके 1,000 रुपये आपके अकाउंट से कटते जाएंगे और SIP में जाते रहेंगे। और आखिरी में जो मैं दिखा रहा हूँ वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जो कि बच्चों के लिए होता है, जिसमें कि बच्चों के लिए सरकार अच्छी सुविधाएं देती है। तो ये बच्चों के लिए कुछ है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या आती है कि हमारे परंपरा में काफी कंफ्यूजन रहता है कि पैसे के बारे में। तो अलग अलग आचार्यों ने सबने क्या कहा है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं महाराज जी को, राधानाथ स्वामी जी को देख रहे हैं। तो इनने बहुत सिंपल कहा है कि अगर आपको शुरू से ही वानप्रस्थ के लिए तैयारी करनी चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए, ये राधानाथ स्वामी जी ने कहा है कि आपको बचपन से ही वानप्रस्थ के लिए तैयारी करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, 100% ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 100% बोल रहे हैं।
कोई ये नहीं कह रहा है कि आप बस भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, और अपने पैसे के बारे में आपने ध्यान दिया नहीं। राधानाथ स्वामी खुद कह रहे हैं कि आपको प्लान करना पड़ेगा। हमारे प्यारे जो प्रिय प्रभुपाद जी थे, उनने इस विषय में क्या कहा था? उनने कहा था कि जुआ कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि सट्टा बाजार होता है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भी आप करें, प्रभुपाद जी ने कहा था, उसको ध्यान से करें, समझ के करें, और अच्छी तरह से पढ़ के करें, इन्वेस्टमेंट करें, टाइम में लगा के एजुकेट करके करें। प्रभुपाद जी ने कहा था, जो भी धन होता है उसको हम सुकृतिन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या दुष्कृतिन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुष्कृतिन का मतलब ये हुआ कि हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और सुकृतिन का मतलब हुआ कि हम उसका जो है प्रयोग भगवान के लिए करते हैं, तपस्या के लिए करते हैं, धाम जाने के लिए करते हैं, मंदिरों के लिए करते हैं, किताबें खरीदने के लिए करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो राइट होनी चाहिए, और बच्चों को इसका शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा था। ठीक है। और प्रभुपाद जी ने ये भी कहा था कि भगवत गीता में 10.36 में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितने भी चीटिंग होती है उसमें सिर्फ गैम्बलिंग मैं हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं, गैम्बलिंग का मतलब वो जुआ मैं हूँ, भगवान ने कह रखा है भगवत गीता में। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, हमें अपने लिए जो लाभकारी है वो चीज हमें करनी है। भगवान के साथ हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। यानी कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको सट्टा बाजार कहते हैं, तो हमें समझदारी के साथ करना है, डे ट्रेडिंग नहीं करनी है ना। हमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि यानी कि लंबी दूरी के लिए, लंबे टाइम के लिए आपको निवेश करना है ना। और जो लोग आज पैसा डाला और आज ही पैसा निकाल लेते हैं, वो हमारे आचार्यों ने उसके बारे में सख्ती से मना किया, सख्ती से मना किया है। तो आप लोग समझ गए, जब भी पैसा लगाएं तो लंबे टाइम के लिए लगाएं। लंबे टाइम के लगाने से क्या होता है? हमारा माइंड क्लियर रहता है, भाई पैसा लगाया, भूल जाओ। और आप अपना ध्यान आपके काम के लिए, अपने भक्ति के लिए, इन सब चीजों के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका जो भी है, जो भी कार्य करते हो, उसमें आपकी इंटेलिजेंस की जरूरत बहुत है। नहीं तो क्या होगा? आपको मूर्ख बना दिया जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा आपको इंटेलिजेंस करना जरूरी है, नहीं तो आपको मूर्ख बना दिया जाएगा। इसी प्रकार से शिवरामन स्वामी जी जो है, आ, उनने ये कहा है कि देखिए, हम लोग शेयर मार्केट में डालने से हम लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन ये भी समझें कि जो बैंक है, हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक में जो हम पैसा डालते हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो भी तो स्टॉक मार्केट से ही आ रहा है ना। तो ये बात समझने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि बैंक वाला, अगर बैंक डूब गया तो आपका पैसा भी डूब गया, आपको पैसा मिलने नहीं वाला है। भारत सरकार ने कह रखा है कि अगर आपने बैंक में समझ लो 20 लाख रुपए डाले हुए हैं, और आपका बैंक डूब जाता है, तो बैंक आपको 5 लाख से ऊपर नहीं देने वाला। ठीक है। चैतन्य चरण जी ने कहा है कि आपको अपने जो निवेश है उसमें ऐसे इस तरीके से निवेश करना है ताकि आप अपनी भक्ति की तरफ समय ज्यादा लगा सकें, भक्ति को समय ज्यादा लगा सकें। ये उनने कहा है। ये अलग अलग हनुमान दास जी जो है, जो कि वाइस चेयरमैन जीबीसी के रह चुके हैं, उनने कहा है कि आपको बहुत इंटेलिजेंटली काम करना है। आपको अपने पैसे से इमरजेंसी के लिए फंड बनाना है। इमरजेंसी के फंड का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? रजनी बेटा, आप जरा ध्यान दें यहाँ पे। आप लोग ऐसे बातचीत करेंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा, और ना आपकी मम्मी को समझ में आएगा, ना आपको समझ में आएगा। ठीक है। आप लोग ध्यान दें।
तो ये जीबीसी में ये कह रहे हैं कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। इमरजेंसी फंड बनाने से क्या होता है कि अगर कोई विपत्ति आती है तो किसी के पास जाके आपको हाथ करके पैसे मांगने नहीं पड़ते हैं। तो विपत्ति के लिए कम से कम 6 महीने की जो आपकी आमदन होती है वो आपको साथ में रखना चाहिए। और आजकल की जो हमारी इकोनॉमी है उसके बारे में ये हमें ध्यान रखना है कि ये हर तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। कैसे? अब आप लोग फोन कर रहे हैं तो फोन जो देख रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट का जो प्रयोग हो रहा है, इंटरनेट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? स्टॉक मार्केट से आ रहे हैं ना। अब मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं लोन से आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट से आ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो आ, आ, हमें स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। स्टॉक मार्केट जो है कोई बुरा शब्द नहीं है। बस ये है कि हमें लंबी दूरी के लिए, लंबे समय के लिए वो करना है, क्या? इन्वेस्ट करना है, ना कि छोटे टाइम के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। क्लियर हो गया? आप लोन भी लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट से जुड़ा होता है। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका क्या था। रघुदास दास गोस्वामी जो थे उनको गौर सुंदर दास जी ने बताया था कि आपको पैसे का, एक एक पैसे का ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक पैसा जो है वो कृष्ण का है। लेकिन अंदर ही अंदर आपको पूरी तरह से अपने भक्ति में जुड़े रहना है। अंदर ही अंदर भक्ति में पूरी तरह से जुड़े रहना है, लेकिन पैसे का भी ध्यान रखना है। इनको राधा रानी ने दर्शन दिए थे। आप देख रहे हैं राधा रानी उनको छाया दे रही है। तो ये बात रघुनाथ दास जी इसको भी फॉलो करते थे। आप देखें रूप गोस्वामी, जो आपको मालूम है, जो कि वेस्ट बंगाल, जो बंगाल था, बंगाल जो प्रांत था, वहां पे वहां के मिनिस्टर थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उनने क्या किया था? वो कहते हैं उनके पास इतना सारा सोने के सिक्के थी कि उनके पास दो पूरी नाव भर के सोने के सिक्के थे। उनने 50% जो था वो ब्राह्मणों को दे दिया था, 25% अपने रिश्तेदारों को दे दिया था, 25% क्या किया था? अपने पास रखा था, ताकि कहीं पे जरूरत पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल करा जाए। प्रभुपाद जी इसी के बारे में भगवत गीता में कहते हैं। ठीक है। क्लियर है? लक्ष्मी जी जो है वो बहुत चंचल है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी को हमेशा उनका सम्मान किया जाए, है ना। और उसको हम लोगों को पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। ठीक है। प्रभुपाद जी ने कहा था कि वो कहते थे कि मैं भी शादीशुदा था, मेरा भी परिवार था, मैंने भी अपने पूरे परिवार की मैंने देखभाल करी थी, है ना। और उन्होंने कहा था कि जो गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम जो होता है वो जड़ होती है हमारे पूरे समाज की। क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम पैसा जमा करता है उससे ही तो ब्रह्मचारी आश्रम चलता है, उससे ही तो वानप्रस्थ आश्रम चलता है, उससे ही तो संन्यास आश्रम चलता है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो बाकी के कैसे चलेंगे? इसका मतलब याद रखिए, आप लोग धन एकत्रित कीजिए, धन बनाएं, बहुत करें। धन जमा करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। करें, धन ज्यादा जमा करेंगे तभी तो ब्रह्मचारी आश्रम आगे बढ़ेगा, तभी तो वानप्रस्थ आगे चलेगा, नहीं तो संन्यास आश्रम कैसे चलेगा? वो तो गृहस्थ आश्रम पे ही डिपेंडेंट है ना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो प्रभुपाद जी ने कहा था, मेरा भी परिवार था जिनका मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी थी। तो आप देखते हैं, हर बार आप देखते हैं लक्ष्मी जी, है ना, विष्णु जी के चरणों में बैठी हुई हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी तक हमने जो बताया था वो आचार्यों ने क्या कहा था, और जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो बताया था। अब हम लोग अपना गियर जो है, पहली गियर से हम लोग दूसरी गियर में आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना बहुत जरूरी है। ये क्या चीज होती है? टाइम का मतलब क्या होता है? समय। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत।
और मनी का क्या होता है? पैसा। इसका मतलब ये है, समय के साथ जो पैसे की जो कीमत होती है वो बदलती है। जब मैं बचपन में आप लोगों की उम्र में था, तब एक जो ब्रेड आती थी जिसमें करीब 20 स्लाइस होते थे, वो 1 रुपए की आती थी। आज की तारीख में वो 60 रुपए की आती है। यानी कि बचपन में मेरे पास 60 रुपए होते तो मैं 60 ब्रेड खरीद सकता, और आज की तारीख में मैं 60 रुपए में एक ही ब्रेड खरीद सकता हूँ। यानी कि क्या हुआ? यानी कि ये हुआ, क्या मेरे पास जितने भी पैसे रहे हों जब मैं छोटा था, अगर मैंने उसका प्रॉपर निवेश नहीं किया, मैंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? वो पैसे आज की तारीख में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, उसकी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीख लीजिए। बैंक में पैसा डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ऐसी जगह पे डालना पड़ेगा पैसा जो कि आपकी अ, आपका पैसा बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, उसकी कीमत बढ़ती रहे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप में से कई बच्चे छोटे हैं तो शायद आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे नहीं मालूम होगा। मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण सरल तरीके से मैं समझा देता हूँ। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपने कैमरे बंद करके रखे हुए हैं वो कैमरे ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कैमरे ऑफ रखेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहेंगी। लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगी तो आप कोर्स करो ना करो तो कोई फायदा नहीं है। आपकी मर्जी है ना। मैं तो सिर्फ आपका एक शिक्षा गुरु का काम कर रहा हूँ, है ना। लेकिन ये जो कोर्स है लक्ष्मी जी का है। अगर आप अपना कैमरा बंद करेंगे तो जैसे कि मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तो वैसे ही आपने अपने द्वार बंद कर रखे हैं, है ना। कृष्णा, वनमाली, मिश्रा, है ना, इन लोगों ने अपने, विदुषी, निशा, इन सब से मेरी निवेदन है कि अपना कैमरा खोल के रखें। बाकियों ने जिनने खोल के रखा है ना, उनसे तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं, स्टॉक मार्केट में भी डालते हैं, अगर मैंने 100 रुपए डाला तो समझ लीजिए 100 रुपए 110 रुपए अगले साल हुए। तो उसके अगले साल वो 110 की जगह 120 नहीं होगा, वो 125 होंगे। तो उसके अगले साल जो है वो 125 की जगह 135 नहीं होंगे, वो 150 हो जाएंगे। उसके अगले साल वो 150 की जगह 160 नहीं होंगे, वो 200 हो जाएंगे। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसको आइंस्टाइन ने एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। जैसे ताजमहल सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। यही एक तरीका है जिससे कि हम अपने पैसे को बचा के रख सकते हैं, पैसे की ताकत को बचा के रख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं बचपन में 1 रुपए की एक ब्रेड लेता था, और मैं 60 रुपए में 60 ब्रेड ले सकता था, और आज की तारीख में मैं 60 रुपए की एक ही ब्रेड ले पाता हूँ। तो उस चीज को तोड़ने के लिए हम क्या करें, ताकि आज की तारीख में भी मेरे पास जो 1 रुपए थे वो 60 रुपए हो जाए। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल में कल बताऊं। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो हमेशा याद रखिए, महंगाई होती रहती है, और हमारी जो, अगर पैसे को हमने इन्वेस्ट नहीं किया है ठीक जगह पे, तो क्या होगा? महंगाई जो है हमारे पैसे को एकदम सिकोड़ के रख देगी, खत्म कर देगी। बच्चों ध्यान दो, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, है ना। बनमाली, गिरधारी दास, ध्यान से सुनो बेटा। साक्षी ध्यान से सुनो। ठीक है। और चौथा जो पॉइंट, इसीलिए मैंने कहा था कि माता पिता का होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। जीडीपी क्या होता है बेटा? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारे देश में, पूरे देश में एक साल में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी चीजें प्रोड्यूस करी जा रही हैं। हर साल हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 4.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर, है ना, प्रोडक्शन होती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है स्टॉक मार्केट। साक्षी जी आप बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ऐसे घूमते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको
मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है? वो होती है कि आप की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका क्या प्राइस चल रहा है। यानी कि जो हमारी टोटल देश में कितनी प्रोडक्शन हो रही है और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि हमें शेयर मार्केट में कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको कल बताऊंगा। तो इसका एक रेशियो होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जीडीपी डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर जीडीपी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास हो तो हम लोग डाल सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर बहुत ज्यादा है और जीडीपी कम है तो वो यानी कि मार्केट जो है वो बहुत महंगी है, डालना कोई फायदा नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये हमेशा याद रखें, अच्छी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे आप तो आपका जो मन है भटकेगा नहीं, आप लोगों को चिंताएं खाएंगी नहीं। इससे क्या होगा, आप भगवान पे ध्यान दे पाएंगे, भगवान पे ध्यान दे पाएंगे, भक्ति पे ध्यान दे पाएंगे। तो समझदार वही है जो कि अपने खर्चे समझदारी के साथ करे, अपनी भक्ति की प्लानिंग करे कि हाँ भाई मैं इस साल की उम्र में मैं शादी करूंगा, इस साल की उम्र में मैं वानप्रस्थ लूंगा, इस साल की उम्र में मैं संन्यास लूंगा। समझदार वही है जो कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे, अप, अपना अकाउंट खोले और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे। और हमेशा याद रखिए, कृष्णा इज द बेस्ट। बाकी सब चीजें जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ भक्ति को लाभान्वित करने के लिए हैं, भक्ति को हेल्प करने के लिए हैं। इसीलिए ताकि आपके पास इतनी राशि हो, इतना पैसे हो, ताकि आपने अपनी फैमिली की ड्यूटी आपने पूरी करी। प्रभुपाद जी ने अपनी पूरी फैमिली की ड्यूटी पूरी करी थी ना, उन्हें कोई छोड़ के तो नहीं आए थे ना, सबकी पूरी ड्यूटी पूरी करी थी ना। तो इसी तरीके से आपको अपनी फैमिली की ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि कैसे करना है। जब आप फैमिली की ड्यूटी पूरी कर पाओगे कि हाँ भाई 10 साल 20 साल बाद मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, तो हम लोग भक्ति पे भी ध्यान दे पाएंगे। तो हमें प्रॉपर सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और हम लोग भक्ति कर सकेंगे। और भक्ति हम कर सकेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि जो गधे होते हैं वही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को समझदारी के साथ, इंटेलिजेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, बैक टू गॉड हेड, ताकि हम परमात्मा ईश्वर कृष्णा राधा कृष्ण तक वापस पहुंच सकें, जा सकें, ये हो सके, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? स्माइल करके दिखाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। स्माइल करो, थम्स अप करो। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप स्माइल करते हो तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, बहुत मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ तो बहुत छोटे छोटे बालक भी आ रखे हैं, है ना। उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके मम्मी पापा आ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अभी 8 बजने वाले हैं, तो हम लोग 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा करेंगे ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिले। क्लास थोड़ी देर से स्टार्ट हुई थी, हैं। तो आप जैसे ये ग्राफ देख सकते हैं कि जो 1980 में जो 100 रुपए था, वो आज की तारीख में कितना हो गया, 5 रुपए के बराबर हो गया, 10 रुपए के बराबर हो गया। राइट को आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कहा था कलयुग में क्या है, जो करेंसी है हमारी, जो नोट है, वो क्या है, कागज है। कागज पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो कागज पे भरोसा नहीं कर सकते, यानी कि आपको किस पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको सोने पे भरोसा करना पड़ेगा, चांदी पे भरोसा करना पड़ेगा, जमीन पे भरोसा करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे भरोसा करना पड़ेगा। सिर्फ सिर्फ रुपये पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा, बाकी की चीजों पे भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नीचे क्या दिखा रहे हैं, 1 लाख रुपए अगर आपके पास जेब में है तो 2050 तक वो 10,000 रुपए ही रह जाएंगे। क्यों? अगर मैं कह रहा हूँ 6% इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है हर साल, तो भी इतना इतना नुकसान हो जाता है। तो हमें इसको तोड़ना है, इससे निकलना है। अब मैं आपको संक्षेप में एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा उद्देश्य क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो प्रभुपाद हमेशा कहते थे। यानी कि एकदम सरल रहो और
उच्च कोटि के विचार रखो। जल्दी से जल्दी अपने आप में पैसे को इन्वेस्ट करो। और आस पड़ोसियों को देख के कभी भी वो मत देखो कि हाँ भी उसने बड़ी गाड़ी ले ली है, उसने बड़ा मकान ले लिया है ना। ऐसा नहीं, आपको अपने जो सपने हैं वो कृष्ण से मिलने के लिए जोड़ने हैं, लेकिन प्लानिंग जो है वो सीरियसली करनी है। ठीक है, प्लानिंग जो है सीरियसली करनी है। लोन के बारे में भी कई अवधारणाएं हैं, वो लोन करना है नहीं करना है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। मकान के लिए आप लोग लोन लेते हो तो सरकार बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट देती है, जिससे कि आपका बहुत लाभ मिलता है। आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। तो अगर लोन लिया जाए मकान लेने के लिए तो उसमें बहुत ही ज्यादा समझदारी है। क्रेडिट कार्ड का लोन लिया जाए वो बड़ी बेवकूफी। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद बच्चों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया था, और मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी बताया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी इंटू 100 अगर हम करते हैं तो ये एक रेशियो आता है। अब मैं, आप लोग चिंता मत करो, इसको जरा ध्यान से देखो। आपने देखो ईयर दे रखे हैं 2016 से लेकर 2025 तक दे रखा है। ठीक है, ये मैंने कल डेटा निकाला था। और कुछ कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके। और ये कुछ नंबर दे रखे हैं। ये नंबर जो है ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसकी टोटल वैल्यू क्या है। जितनी भी कंपनीज हैं वहां पे लिस्टेड हैं, उन कंपनीज का टोटल किया जाए तो उनकी कितनी वैल्यू है, उसको अगर हम जीडीपी से, जीडीपी क्या है, जितनी हमारे हर साल की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसको हम उससे डिवाइड करें और टू 100 करें तो कितना होता है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना इसका मतलब है कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं है। जितना कम होगा इसका मतलब इन्वेस्ट करना ठीक है। अब जैसे यूएसए में आप देखें, आज की तारीख में 2025 है तो 224 दिखा रहा है। यानी कि इसकी जो मार्केट में कंपनीज की जो वैल्यू है, और जो हर साल में जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है, वो तकरीबन 224% ज्यादा है। 2.24 टाइम ज्यादा है, 2.24 टाइम ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे नहीं डालना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे मैंने तो यूएस में डालना नहीं है। ठीक है, यूएस में नहीं डालना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में देखें आप। अब आप देखें इंडिया में, आप देखें ये जो कोविड के समय में आप देखें, ये 56 था। देख रहे हैं कितना कम था? उस समय मार्केट कितनी कम थी, क्योंकि मार्केट क्रैश करके 20,000 पे आ गई थी। आज की तारीख में मार्केट कितनी हो गई है? 75,000 हो गई, यानी कि ये 134 पे आ गया। अगर ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपने मोटा मोटी गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। और ये कोई बताता है नहीं, ये कोई बताता है नहीं। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरे को मार्केट में घुसना कब है और बेचना कब है और निकलना कब है। तो ये आप समझिए, यूएसए की मार्केट आप देख रहे हैं शुरू से लेके अभी तक हमेशा ज्यादा ही है। चाइना की मार्केट आप देख रहे हैं 100 से कम है। यानी कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो चाहे तो चाइना में डाल सकते हैं। जर्मनी की मार्केट आप देख रहे हैं कम है। यानी कि अगर मेरे को किसी कंपनी का शेयर लेना है तो मेरे को पैसे डालने ही है तो मैं जर्मनी में डालूंगा तो बेटर रहेगा ना। लेकिन हमारे पास इंडिया का ही एक ऑप्शन है। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है। मुझे अच्छा लग रहा है आप सब लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं और ध्यान दे के सुन रहे हैं। सत्यवती राधिका माता जी सुन रहे हैं, है ना। कानपुर से वनमाली गिरधर दास जी भी सुन रहे हैं, सब लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसको ध्यान दे रहे हैं। ये आप लोगों को ये सुनना समझना बहुत ही जरूरी है। तनिशी, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है, शाबाश। कृष्णा, समझ में आ रहा है बेटा आपको? कृष्णा, आ रहा है। ओके, शाबाश। तो ये जो मैंने आपको बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जो टोटल समझ लो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं,
स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनकी क्या है वैल्यू, वैल्यू कितनी है। आज की तारीख में इंडिया में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लगा लें $4.4 ट्रिलियन है। $4.4 ट्रिलियन है। ठीक है। और इंडिया की जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी यानी कि इंडिया में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है हर साल, वो है 4.2 ट्रिलियन। राइट, मोटा मोटी। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला आता है अप्रोक्सीमेटली 134% आता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर 100 से कम हो, जैसे कोविड के समय में 100 से कम था, 56 था, वो राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि आज की तारीख में इन्वेस्ट करने का टाइम राइट नहीं है, क्योंकि ज्यादा है आज की तारीख में। लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा तो डालते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए। और कैसे? हर महीने डालते रहना चाहिए, जैसे मैंने कहा था एसआईपी के थ्रू डालते रहना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप पैसे डालते हैं तो एक जगह पे नहीं डालना चाहिए, आपको अलग अलग जगहों पे डालना चाहिए, क्योंकि हर साल कई चीजें ज्यादा बढ़ती हैं और कई चीजें कम बढ़ती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पिछले साल गोल्ड जो था बहुत बड़ा था। पिछले 3 साल में, 4 साल में गोल्ड 150% के आसपास बढ़ा है, 150% बढ़ा है। राइट। लेकिन पिछले साल इक्विटी जो है ऑलमोस्ट जीरो रही है। लेकिन हर साल अलग होता है। उसी तरीके से रियल एस्टेट जो है कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है ना। और डेट है वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। इसीलिए इन चारों जगहों पे आपको पैसे अपने डालने जरूरी है। गोल्ड में भी डालें, सिल्वर में भी डालें, रियल एस्टेट में भी डालें, रियल एस्टेट मतलब जमीन में डालें या मकान में डालें, है ना। और और बैंक में भी डालें। ठीक है। और इस प्रकार से आप, क्योंकि कभी कोई चीज बढ़ती है कभी कोई चीज कम में होती है, तो अगर आप चारों चीजों में डालेंगे तो आपका पैसा ठीक तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है। क्लियर हो गया? हरे कृष्णा। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा समरी करता हूँ आज क्लास को क्लोज करने से पहले। फिक्स डिपॉजिट जो है उसको हम लोग को टैक्स के बाद करीब 5% मिलता है। बैंक हमको 6.5% देता है, लेकिन टैक्स के बाद 5% मिलता है। किसान विकास पत्र आप लेते हैं तो उसमें 5% मिलता है। पोस्ट ऑफिस भी टैक्स के बाद 5% मिलता है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड लेते हैं तो वहां पे 10% मिलता है। है ना, 10% मतलब फ्री टैक्स। वो एक्चुअली टैक्स फ्री होता है तो 7% होता है। गोल्ड जो आपको मैंने बताया पिछले पिछले 1 1.5 साल 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पे मैंने 9 10% दिखा रखा है, लेकिन गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 30% 40% 50% तक इंक्रीज हुआ है। राइट। म्यूचुअल फंड जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो अगर आप जो इंडेक्स फंड में डालें, इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड वो होते हैं जो कि कंपनीज जो होती हैं, टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उनको कहते हैं इंडेक्स फंड। और टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसको कहते हैं निफ्टी फंड। जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसको इंडेक्स फंड। तो एवरेज में 12% के आसपास पिछले 15 20 साल में वो ग्रो करता रहा है, 12%। यानी कि हर साल अगर 12% आप कंपाउंड करते जाएंगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। तो आप लोगों को मैं फिर से बताता हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आज की, कि आपको समझना जरूरी है कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड वो होता है जो कि स्टॉक मार्केट में जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसमें वो पैसा डाला जाता है। आप जाते हैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, म्यूचुअल फंड कंपनी को आप पैसे देते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे पैसे लेता है, या तो एक बार में आप पैसे दे देते हैं या हर महीने देते हैं। और आपके पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड कहाँ डालता है? वो, आपने अगर इंडेक्स फंड लिया है तो वो इंडेक्स में डालता है। इंडेक्स फंड का मतलब होता है जो स्टॉक मार्केट की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसमें डालता है। देखो, कंपनियां आती हैं जाती हैं, कई कंपनियां खत्म भी हो जाती हैं, है ना। लेकिन इंडेक्स फंड की खासियत ये होती है, अगर कोई कंपनी नीचे जा रही है तो वो 30 से लेके 31 पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन इंडेक्स फंड क्या करेगा?
उस कंपनी से जो कि 31 पोजीशन पे चले गई है, वो 31 पोजीशन से उसको पैसे को निकाल के जो कंपनी 30th पोजीशन पे आई है उसमें डाल देगी। यानी कि आपका पैसा हमेशा टॉप 30 कंपनीज में ही रहेगा। आपका पैसा हमेशा टॉप 30 कंपनीज में ही रहेगा। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि हाँ भाई मैंने किसी कंपनी में डाला था, वो कंपनी डूब गई। आपको इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपने जब म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में डाला है, तो इंडेक्स फंड का मतलब हुआ कि हमेशा, चाहे आज हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जो टॉप 30 कंपनीज होंगी उसी में आपका पैसा डाला जाएगा। अगर कोई कंपनी 30 पोजीशन से ले 35 पे आ जाती है, 31 पे आ जाती है, 32 पे आ जाती है, जो कंपनी 30 से नीचे जाएगी, उस कंपनी का आपका पैसा उससे निकाल के टॉप वाली कंपनी में डाल दिया जाएगा। यानी कि आपका पैसा सेफ है। तो मैं इतना टाइम आपको इंडेक्स फंड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड जो है, यानी कि टॉप 30 कंपनीज जो है, वो ऑन एन एवरेज 12% की ग्रोथ में रहती है। मैं आपको बताता हूँ, 1992 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस समय स्टॉक मार्केट थी 2500। आज की तारीख में मार्केट है 75,000। 75,000 आया समझ में? यानी कि जो टॉप 30 कंपनीज हैं, वो जो टॉप 30 कंपनीज जो हैं, उस समय जो उनकी वैल्यू 2500 थी, वो आज की तारीख में 75,000 हो चुकी। उसी तरीके से अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग पैसे डालोगे, जब आप लोग बड़े हो गए, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, आप लोगों के पैसे भी कई गुने बढ़ जाएंगे। कई गुना बढ़ जाएंगे। कोविड के समय मैंने आपको कहा था 5-6 साल पहले, वो कितना था? 20,000 था। आज की तारीख में कितना हो गया? 75,000। यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया। 4 टाइम्स मतलब 400% इंक्रीज हुआ है। 400% इंक्रीज हुआ है। कितने साल में? 5 साल में, 6 साल में 400% इंक्रीज हुआ है। आया समझ में? तभी मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, मार्केट कैप बाय जीडीपी दिखाया था। अब आपको समझ में आएगा, मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको। मार्केट कैप बाय जीडीपी दिखाया था, ये देखो। ये देखो, 2022 देख रहे हो आप? जो कोविड था तो ये 56 था। कम था ना? तो तब अगर आपने पैसे डाले होते, तो आज की तारीख में वो पैसे काफी बढ़ गए होते। इस तरीके से हमें मोटा पैसा तब लगाना है जबकि मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो कम हो। ठीक है? लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा तो लगाते ही रहना है। तो मुझे अच्छा लगा, आप सब लोगों ने बड़ा ध्यान दिया। और जिन लोगों ने ध्यान दिया उनको तो लाभ होने वाला है। जिनने ध्यान नहीं दिया है ना, उनको लाभ नहीं होने वाला है। तो कल हम लोग फिर 7 बजे मिलते हैं, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग से स्माइल करके दिखाएं मेरे को। स्माइल करके दिखाएं। हाँ शाबाश बेटा, स्माइल करके दिखा रहे हो। कृष्णा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, राधिका जी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, विधि, गिरधारी दास जी, प्रभु जी पीछे बैठे हुए हैं, आकृति जी, सत्यवती जी, राधिका जी, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। तनिषी जी, निशा जी, समृद्ध जी, उम्मीद करता हूँ आपसे इस सब लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा। कल 7 बजे फिर मिलेंगे।